तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें अपने यूनिट नंबर 3 के बारे में, तो अगर आप लोगों को याद हो तो जो हमारी यूनिट 1 थी, तो यूनिट 1 में हम लोगों ने देखा था अपने डिस्पर्जन सिस्टम के बारे में, और इसके अंदर हमारे यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप थे। पहला था मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, दूसरा था कोलाइडल डिस्पर्जन, थर्ड था हमारे यहाँ पे कोर्स डिस्पर्जन। अब जो कोलाइडल डिस्पर्जन था ये आप लोग यहाँ पे यूनिट 1 में पढ़ चुके हो। अब यहाँ पे यूनिट 3 में आप लोग को पढ़ना है अपने कोर्स डिस्पर्जन के बारे में। अब देखिए कोर्स डिस्पर्जन के अंदर ही हमारे यहाँ पे 2 टाइप देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला होता है इमल्सन और दूसरा होता है हमारे यहाँ पे सस्पेंशन। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम लोग जो है अपने इमल्सन और सस्पेंशन का एक बेसिक इंट्रो यहाँ पे समझ लेते हैं, बाकी तो इन्हें बहुत डिटेल में हमें समझना ही है। देखिए अगर हम लोग सबसे पहले बात करें अपने इमल्सन के बारे में, तो जो इमल्सन है, तो इमल्सन हमारा सिंपली कुछ नहीं होता है। जब भी हम लोग यहाँ पे ऑयल और वाटर को मिक्स करते हैं तो जो भी हमारा मिक्सचर मिलता है उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात है, हम लोग बोलते हैं इमल्सन। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई ऑयल और वाटर तो एक दूसरे में मिलते नहीं है, आप लोग को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इमल्सन में क्या है, इमल्सन को स्टेबल बनाने के लिए, यानी कि ऑयल और वाटर एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए अच्छे से, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक इमल्सीफाइंग एजेंट का यूज करते हैं। तो इमल्सीफाइंग एजेंट क्या करता है कि हमारा इमल्सन में कह सकते हो ऑयल और वाटर को एक साथ मिक्स रखने का काम करता है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा भी समझ रहे हैं, अभी आप लोग ये मत समझिए कि हम लोग यहीं पे सब खत्म कर देंगे, बस ये थोड़ा एक इंट्रो है ताकि आप लोग आगे की चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ पाओ। अब यहाँ पे देखिए जो इमल्सन होता है ना, तो इसके हमारे 2 मेजर टाइप होते हैं। पहला होता है ऑयल इन वाटर इमल्सन, इसको हम लोग O/W भी बोलते हैं, और दूसरा होता है वाटर इन ऑयल इमल्सन, तो इसको हम लोग W/O भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि जो इमल्सन है वो वाटर और ऑयल का मिक्सचर होता है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग पहला टाइप देखें, तो पहला टाइप क्या है, ऑयल इन वाटर, यानी कि वाटर में ऑयल है। तो देखिए वाटर में ऑयल है का क्या मतलब है कि वाटर ज़्यादा होगा और ऑयल कम होगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है कि अगर कभी भी हमारा जो है वाटर ज़्यादा अमाउंट में हो और हमारा ऑयल कम अमाउंट में हो, तो इस टाइप के इमल्सन को हम लोग बोलते हैं ऑयल इन वाटर। देखिए जो बाद में है वो ज़्यादा अमाउंट में होगा और जो पहले है वो यहाँ पे कम अमाउंट में होगा। देखिए फील भी आ रही है ना कि ऑयल इन वाटर, यानी ऑयल वाटर में है, वाटर ऑयल में नहीं है। तो जो जिसमें होगा, यानी कि वो जिसमें होगा वो ज़्यादा होगा, तो वाटर ज़्यादा है। और यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें वाटर इन ऑयल, तो यहाँ पे देखिए भाई वाटर इन ऑयल यानी वाटर ऑयल में तो ऑयल ज़्यादा होगा और वाटर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा वाटर इन ऑयल। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो हमारे कोर्स डिस्पर्जन सिस्टम होते हैं, तो इसमें या फिर जो भी हमारे डिस्पर्जन सिस्टम होते हैं, तो एक चीज़ समझिए कि जो हमारा कम अमाउंट में होता है, जैसे अगर हम लोग वाटर इन ऑयल वाले इमल्सन की बात करें, तो इसमें आप लोग को कम अमाउंट में कौन दिख रहा है, वाटर की ऑयल। भाई वाटर हमारा सिंपल सी बात है, वाटर कम है, तो जो कम होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में होता है इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन मीडियम। और इसी का यहाँ पे एक और नाम क्या होता है, इसी का यहाँ पे एक और नाम होता है कॉन्टिन्यूअस फेज। तो इतना क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। सिंपल सी बात है कि जो ज़्यादा होगा उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम, यानी कि डिस्पर्जन मीडियम हमारा वो मीडियम जिसमें हमारी डिस्पर्स्ड फेज क्या होती है, डिस्पर्स रहती है, यानी इसी में मिली रहती है, या फिर इसी को हम लोग कॉन्टिन्यूअस फेज भी बोलते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि जो हमारा वाटर इन ऑयल था, इसमें वाटर डिस्पर्स फेज था, लेकिन ऑयल यहाँ पे क्या था, डिस्पर्जन मीडियम। तो अब आप मुझे यहाँ पे बताइए कि जो हमारा ऑयल इन वाटर इमल्सन है, इसमें हमारा ऑयल क्या होगी, डिस्पर्स फेज होगी या फिर डिस्पर्जन या फिर कॉन्टिन्यूअस फेज होगी। तो देखिए ये चीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। आई नो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट स्टिल आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिविटी दिखाइएगा और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस वाले में क्या होगा, सेम ही रहेगा या फिर कुछ जो है अलग देखने को मिलेगा। आई नो बहुत ही सिली क्वेश्चन है, बट स्टिल अगर आप लोग को आता है तो थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए ये हमारा हो जाता है, एक हमारा इमल्सन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इमल्सन आप लोग समझ गए। अब सस्पेंशन की बात करें, देखिए सस्पेंशन भी हमारे यहाँ पे कुछ खास नहीं है। देखिए इमल्सन में क्या होता है, इमल्सन में हमारा ऑयल और वाटर का मिक्सचर होता है। अब सस्पेंशन में क्या होता है, सस्पेंशन में देखिए, सस्पेंशन में भी अच्छा देखिए ये जो हमारे इमल्सन और सस्पेंशन है, इनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये हमारे बाईफेजिक लिक्विड सिस्टम होते हैं। बाईफेजिक का मतलब है कि इनके अंदर हमें 2 फेज देखने को मिलती है। तो भाई देखिए सिंपल सी बात है, एक फेज हो गई डिस्पर्स फेज, दूसरी हो गई डिस्पर्जन मीडियम या फिर कॉन्टिन्यूअस फेज। तो इस तरीके से हमें 2 फेज देखने को मिलती है। यानी देखिए अब इमल्सन में 2 फेज में क्या होता है, एक फेज हमारी वाटर होती है, एक फेज हमारी ऑयल होती है। लेकिन अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे सस्पेंशन की बात करें, लेकिन यहाँ पे देखिए इमल्सन में हम लोगों ने क्या देखा कि भले हमारी दोनों फेज यहाँ पे थोड़ा अलग अलग नेचर की हैं, लेकिन दोनों है लिक्विड, यानी वाटर भी लिक्विड है, ऑयल भी लिक्विड है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे सस्पेंशन की बात करें, तो सबसे पहली बात, चूंकि ये हमारा एक बाईफेजिक लिक्विड सिस्टम ही है, तो सबसे पहली बात क्या है, इसके अंदर भी 2 फेज होगी। एक होगी क्या होगी, एक होगी कॉन्टिन्यूअस फेज। कॉन्टिन्यूअस मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में हो,
और एक क्या होगी, एक हमारी होगी डिस्पर्स्ड फेस जो कि कम अमाउंट में हो। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो कॉन्टिन्यूअस फेस है ना सस्पेंशन के अंदर, ये तो लिक्विड होती है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेस है ये लिक्विड नहीं होती बल्कि हमारे सॉलिड ग्रेन्यूल्स होते हैं। यानी इस लिक्विड में क्या होता है कि कुछ हमारे सॉलिड ग्रेन्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं, और ये हो जाता है हमारे यहाँ पे क्या, ये हमारा हो जाता है सस्पेंशन का एग्जांपल। तो सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन हमारा बेसिकली कह सकते हो सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर होता है जिसमें सॉलिड हमारी होती है डिस्पर्स्ड फेस हमेशा, ठीक है, हमेशा सॉलिड हमारी डिस्पर्स्ड फेस होगी और लिक्विड हमारी यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फेस होगी। अब यहाँ पे लिक्विड हमारा कुछ भी हो सकता है, ऑयल हो सकता है, वाटर हो सकता है, वो हमारा यहाँ पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का हमारा सस्पेंशन है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा बेसिकली कोर्स डिस्पर्जन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाता है। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। इमल्सन क्या होता है, ऑयल वाटर का मिक्सचर होता है। सस्पेंशन क्या होता है, सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर होता है। सॉलिड डिस्पर्स्ड फेस होती है और वाटर और लिक्विड यहाँ पे क्या होती है हमारी कॉन्टिन्यूअस फेस। और इमल्सन में क्या होता है, इमल्सन में हमारा वाटर या ऑयल में से कोई भी डिस्पर्स्ड या फिर कॉन्टिन्यूअस फेस हो सकती है, डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा अमाउंट में है। जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी, जो कम अमाउंट में है वो यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेस हो जाएगी। इतना आप लोग को क्लियर होना चाहिए, बहुत सिंपल था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने कोर्स डिस्पर्जन को थोड़ा समझना चाहें तो सबसे पहली बात ये हमारा हेट्रोजेनस सिस्टम होता है। देखिए हेट्रोजेनस का मतलब कि यहाँ पे जो है कह सकते हो जब भी यहाँ पे दो चीजें आपस में मिक्स ना हो, तो यहाँ पे देखिए भाई जो डिस्पर्स्ड फेस है और जो कॉन्टिन्यूअस फेस है, देखिए अगर कहीं भी हमारा बाईफेजिक सिस्टम है तो बाईफेजिक का मतलब ये दो फेस कब होती है, दो फेस तब होती है जब दोनों आपस में मिक्स ना हो अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि हमारा हेट्रोजेनस होता है, यानी कि दोनों फेस आपस में मिक्स नहीं होती हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखिए जो मॉलिक्यूलर कोलाइडल और कोर्स हैं इनमें मेजर डिफरेंस क्या होता है, पार्टिकल साइज का। जो कोर्स डिस्पर्जन है इसका पार्टिकल साइज हमारा सबसे बड़ा होता है, यानी इसमें जो डिस्पर्स्ड फेस है, देखिए पार्टिकल साइज किसके बारे में बात करी जा रही है, डिस्पर्स्ड फेस के बारे में। तो इसमें जो हमारा कोलाइडल कोर्स डिस्पर्जन होते हैं इनमें जो हमारी डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल साइज हैं ये यहाँ पे 500 या फिर 1000 नैनोमीटर से भी बड़े देखने को मिलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही हो जाती है। बाकी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि चूंकि पार्टिकल साइज इतने बड़े हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि वैसे सबसे पहली बात ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में तो बहुत क्लियरली दिखते ही हैं, लेकिन कभी कभी यहाँ पे ये नेकेड आइज से भी दिख जाते हैं। अब भाई एक बात बताइए कि हमारा जो सस्पेंशन है तो सस्पेंशन में क्या होता है, हमारा सॉलिड ग्रेन्यूल्स मिक्स होते हैं। तो इन सॉलिड को अगर आप देखोगे ना तो बाहर से भी आप लोग को नेकेड आइज से भी दिख जाएगा। तो यहाँ पे नेकेड आइज या फिर जो है कह सकते हो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से बहुत इजीली विजिबल होते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे इनकी थोड़ी प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई जो पार्टिकल साइज है ये हमारा लगभग 500 नैनोमीटर या फिर 1000 से भी बड़ा होता है। देखिए कहीं कहीं आप लोग को 1000 दिखेगा, कहीं कहीं 500, तो उतना चलता रहता है, आप लोग 500 से 1000 लिख देना। विजिबिलिटी की बात करें तो हमारा लाइट माइक्रोस्कोप और नेकेड आई दोनों से विजिबल होता है। सेटलिंग की बात करें, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे सस्पेंशन में हमारा क्या होता है, सस्पेंशन में हमारा जो लिक्विड है इसके अंदर हमारे सॉलिड ग्रेन्यूल्स होते हैं। अब होता है क्या है ना, ये सॉलिड ग्रेन्यूल्स ना अगर यहाँ पे बहुत टाइम तक हम लोग सस्पेंशन को ऐसे रख दें तो ये धीरे धीरे नीचे आके इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो नीचे आके इकट्ठा होना स्टार्ट होते हैं इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेटलिंग। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये हमारा जो है ग्रेविटी के अंडर में यहाँ पे जल्दी से सेटल हो जाते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे फिर हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेपरेशन। अच्छा देखिए भाई आप लोग को पता है कि ऑयल वाटर इमल्सन हो चाहे हमारा सॉलिड लिक्विड का हमारा सस्पेंशन हो, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों अगर यहाँ पे बहुत टाइम तक इनको छोड़ दिया जाए ना तो ये सेपरेट हो जाएंगे, यानी सॉलिड अलग हो जाएगा, लिक्विड अलग, ऑयल अलग हो जाएगा, वाटर अलग। तो हमें इनको कंटिन्यू जो है स्टर करना पड़ता है, यानी इनको हमें कंटिन्यू हिलाना पड़ता है अगर हमें इनको जो है अच्छे से बनाए रखना है, ठीक है, ताकि ये पार्टिकल्स आपस में जो है कह सकते हो रीडिस्पर्स हो जाए। तो हमें इनको कंटिन्यू शेक करना पड़ता है। इसीलिए कभी भी अगर आप इमल्सन या सस्पेंशन की बॉटल्स देखोगे तो उसमें हमेशा लिखा रहता है शेक वेल बिफोर यूज, यानी यूज करने से पहले आप शेक कर लीजिए। स्टेबिलिटी की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए स्टेबिलिटी हमारे ये जो है जनरली यहाँ पे अनस्टेबल होते हैं। भाई देखिए ये दोनों आपस में जब मिक्स ही नहीं होते तो अनस्टेबल ही रहते हैं। अब यहाँ पे इनको स्टेबल बनाने के लिए हम लोग जो है बहुत सारे स्टेबलाइजर्स का यूज करते हैं। जैसे इमल्सन में हम लोग यूज करते हैं इमल्सीफाइंग एजेंट का, और सस्पेंशन में हम लोग यूज करते हैं सस्पेंडिंग एजेंट का। अभी इनके बारे में बहुत डिटेल में देखेंगे, ये तो बस इंट्रो है। और एग्जांपल की बात करें तो हमारा सस्पेंशन, इमल्सन, बाकी यहाँ पे फोम, एरोसोल्स ये भी हमारे एग्जांपल हो जाते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारा इमल्सन और सस्पेंशन ही हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये था हमारा एक बेसिक इंट्रो। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि आप लोग को क्या क्या चीज़ें थोड़ा सा देखनी है। और बाकी अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने इमल्सन के बारे में काफ़ी डिटेल के अंदर। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जो आप लोग का सिलेबस है, तो देखिए सिलेबस में सबसे पहले आप लोग का सस्पेंशन दे रखा है, बट सस्पेंशन को हम लोग यहाँ पे बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इमल्सन के बारे में। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप लोग ध्यान से समझिए कि ये जो सस्पेंशन इमल्सन है इसको हम लोगों ने फर्स्ट सेम फार्मास्यूटिक्स में ऑलरेडी कवर कर लिया है।
अब यहाँ पे देखिए जो थर्ड फोर्थ सेम है आप लोग का, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेंगी, लेकिन देखा जाए तो जनरली सारी चीज़ें यहाँ पे सेम ही है। यानी कि अगर आप लोग देखो तो हमारा फ्लोकुलेटेड, रीफ्लोकुलेटेड, ठीक है। यानी सस्पेंशन अगर हम लोग देखें तो सस्पेंशन में तो सारे टॉपिक बिल्कुल सेम है, तो सस्पेंशन तो आप लोग को पूरा यहाँ पे फर्स्ट सेम से ही मिल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इमल्सन की बात करें तो इमल्सन में आप लोग को जो है कुछ नए टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें यहाँ पे हमारा माइक्रो इमल्सन आ जाता है, मल्टीपल इमल्सन, थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करें तो प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्सन, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, इमल्सन फॉर्मुलेशन बाय एचएलबी मेथड्स, ये सारे हमारे नए टॉपिक हैं। और स्टेबिलिटी हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे देखी थी अपने फर्स्ट सेम में। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो टॉपिक्स हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किए थे उनको यहाँ पे हम कंपाइल कर देंगे, और जो चीज़ें यहाँ पे नहीं है उनको हम लोग यहाँ पे अच्छे से देख लेंगे। तो मतलब थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग एक हाइब्रिड लेक्चर देखने को मिल जाएगा। तो कोई मतलब नया नहीं है ना, जो चीज़ें ऑलरेडी कवर थी हम लोग बस उसको कंपाइल कर देंगे, नोट्स में आप लोग को सभी टॉपिक देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इमल्सन की बात करें तो हम लोगों ने इमल्सन काफ़ी अच्छे से देख ही लिया कि हमारा क्या होता है। हमारा जो है एक थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम होता है जिसमें हमारे 2 इमिसिबल लिक्विड होते हैं। इमिसिबल मतलब हमारा वाटर और ऑयल, यहाँ पे सिंपल सी बात है। और एक हमारा होता है डिस्पर्स फेस जो कि हमारा स्मॉल अमाउंट में होता है, और यहाँ पे जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो हमारा कॉन्टिन्यूस फेस होता है। और ये दोनों आपस में मिक्स कैसे रहते हैं, हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं अपने इमल्सिफाइंग एजेंट्स का। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने कंपोनेंट्स ऑफ इमल्सन के बारे में, तो यहाँ पे देखिए भाई इमल्सन में क्या होता है, एक हमारी डिस्पर्स्ड फेस होती है जो कि हमारी स्मॉल होती है ना। और इसी को हम लोग यहाँ पे देखिए ये जो डिस्पर्स्ड फेस है इसको नहीं, इसको तो ये यहाँ पे आई डोंट नो कैसे यहाँ पे मेंशन हो गया, बट इसको आप लोग थोड़ा सा कट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी कॉन्टिन्यूअस फेस होती है डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। तो ये हमारा वो मीडियम होता है जिसमें हमारा ड्रॉपलेट्स यहाँ पे डिस्पर्स रहते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम के नाम से भी जानते हैं। ये होता है हमारा डिस्पर्जन मीडियम। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने इमल्सिफाइंग एजेंट के बारे में, तो यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, ये हमारा इन दोनों फेस को आपस में कह सकते हो स्टेबल बनाए रखने में हेल्प करता है। और बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने क्लासिफिकेशन के बारे में, तो देखिए जनरली हम लोगों ने फर्स्ट सेम में 2 ही टाइप के इमल्सन देखे थे, एक था O/W, एक था W/O। लेकिन यहाँ पे आप लोग के 2 एक्स्ट्रा टाइप के इमल्सन आ जाते हैं। तो देखिए कुछ नया नहीं है, बहुत सिंपल ही है। सबसे पहले मतलब कि यहाँ पे देखिए ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल तो है ही है। एक हमारा नेक्स्ट आ जाता है मल्टीपल इमल्सन, और फिर फोर्थ आ जाता है माइक्रो इमल्सन। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने O/W यानी कि ऑयल इन वाटर इमल्सन के बारे में। तो देखिए ऑयल इन वाटर मतलब सिंपल सी बात है कि हमारा ऑयल जो है वाटर में डिस्पर्स्ड होगा, तो ऑयल हमारी डिस्पर्स्ड फेस, वाटर कॉन्टिन्यूअस फेस। इमल्सिफायर की बात करें तो हम लोग जो है जनरली, अच्छा देखिए एक बात बताइए कि जैसे अगर हमारा जो है ऑयल इन वाटर है, तो इसका मतलब क्या है कि वाटर ज़्यादा अमाउंट में होगा, है ना, वाटर ज़्यादा होगा वाटर, और ऑयल थोड़ा सा कम होगा। अब आप एक बात बताइए कि जो ज़्यादा है, ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज़ करेंगे तो इमल्सिफाइंग एजेंट हमारा किस नेचर का होना चाहिए, ऑयली नेचर का होना चाहिए कि हाइड्रोफिलिक नेचर, वाटरी नेचर का होना चाहिए? भाई वाटरी नेचर का होना चाहिए, क्योंकि वाटर ज़्यादा है, ऑयली ज़्यादा होगा तो इमल्सन अच्छे से काम ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है अपने हाइड्रोफिलिक इमल्सिफायर का यूज़ करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज़ करते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट जो कि यहाँ पे इन दोनों को स्टेबल बनाए रखते हैं। आई होप इतना थोड़ा बहुत समझ रहोगे। जैसे ट्विन एट्टी हमारा एक टाइप का इमल्सिफायर होता है। अब प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है वाटर के साथ डाइल्यूट किए जा सकते हैं। मतलब भाई देखिए सिंपल सी बात है, ऑयल इन वाटर है तो अगर हम लोग और ज़्यादा वाटर में लाएंगे तो और ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्योंकि देखिए ये ऑयल इन वाटर है, इसमें वाटर ज़्यादा है, और वाटर इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर होता है। और देखिए चूंकि ये वाटरी नेचर का होगा तो यहाँ पे क्या होता है, नॉन ग्रीजी होता है, यानी कि वाटर है तो तुरंत यहाँ पे अगर स्किन वगैरह पे लगाते भी हो तो तुरंत वॉश हो जाता है। अब एग्जांपल की बात करें तो हमारा मिल्क हो जाता है सबसे बेस्ट, यहाँ पे नेचुरल एग्जांपल हो जाता है। ओरल इमल्सन की बात करें तो हमारे कुछ कैस्टर ऑयल हो गए, और हमारा मॉइस्चराइजिंग लोशंस होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर बेस्ड, ठीक है। तो ये सारे हमारे यहाँ पे इसके टाइप्स हो जाते हैं, एग्जाम्पल वगैरह। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करें वाटर इन ऑयल के बारे में, तो यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात है, डिस्पर्स फेस वाटर है, कॉन्टिन्यूअस ऑयल है। अब आप एक बात बताइए कि अगर हमारा वाटर इन ऑयल है तो इसमें ऑयल ज़्यादा अमाउंट में होगा, तो अब इसमें क्या होगा, अब इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट हम लोग लाइपोफिलिक यानी लिपिड सॉल्युबल नेचर का यूज करेंगे। तो जैसे स्पैन 80 हो गया। प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पे देखिए, अब चूंकि यहाँ पे ये ऑयली नेचर का है तो इसमें आप लोग वाटर मिलाओगे तो उल्टा हो जाएगा। तो अगर हमें इसको डाइल्यूट करना है तो इसको हम लोग यहाँ पे ऑयल मिला के डाइल्यूट करेंगे, और ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कंडक्ट करता है, क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा है, वाटर बहुत कम है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। और ये हमारा ग्रीजी होता है, काफ़ी चिपचिपा सा होता है ना, और चिपक जाता है, और हमारी स्किन में लग गया तो जल्दी हम लोग यहाँ पे इसको वाटर से वॉश नहीं कर सकते। और हमारे ये देखिए भाई, हमारा जितना भी कह सकते हो डीप मॉइस्चराइजिंग लोशंस वगैरह होते हैं वो हमारे यही W/O इमल्सन होते हैं, यानी कि इसमें ऑयल ज़्यादा देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा अच्छा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट हमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे कोल्ड क्रीम्स हो गई, वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन हो गई, ऑइंटमेंट हो गया, तो ये सारे हमारे W/O इमल्सन के एग्जाम्पल होते हैं।
अब यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट आ जाता है मल्टीपल इमल्शन। अब मल्टीपल इमल्शन क्या चीज़ है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। देखिए मान लीजिए कि एक हमारा इमल्सन है, ठीक है, एक हमारा इमल्सन है O/W, ठीक है, तो O/W है यानी कि ऑयल इन वाटर होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे इस O/W इमल्सन को यानी कि मान लीजिए ये हमारा एक इमल्सन है जिसमें O/W का मतलब क्या है कि वाटर ज़्यादा है और ऑयल थोड़ा सा कम है, ये ऑयल हो गया और ये हमारा वाटर हो गया। अब अगर इस इमल्सन को उठा के हम लोग फिर से जो है अपने एक ऑयली यानी कि एक बड़े से ऑयल वाले कंटेनर में डाल दें जिसमें ऑयल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये मान लीजिए इसमें बहुत सारा ऑयल था और ये हमारा मान लीजिए कि ये हमारा वाटर था और फिर ये भी हमारा ऑयल था, तो अब ये क्या होगा, अब ये हमारा हो जाता है ऑयल इन वाटर इन ऑयल, यानी कि जो ऑयल इन वाटर इमल्सन है वो हमारा फिर से ऑयल में जा गया चला गया। तो इस टाइप के एग्जांपल हमारे हो जाते हैं मल्टीपल इमल्सन के। यानी इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा जो है कह सकते हो जो है दो टाइप हो जाते हैं। सबसे पहली बात हो जाता है ऑयल इन वाटर इन ऑयल और दूसरा हो जाता है वाटर इन ऑयल इन वाटर। अब इसका मतलब क्या है, वाटर इन ऑयल इन वाटर का मतलब है कि जो हमारा वाटर इन ऑयल वाला इमल्सन है उसको हम लोग यहाँ पे फिर से उठा के वाटर में डाल देंगे। तो इस टाइप से हमारा मल्टीपल इमल्सन हमें देखने को मिल जाता है। अब ये हमारा जो है कह सकते हो इसमें क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स हमें देखने को मिलती हैं W/O/W में, ठीक है, ऑयल प्रोडक्ट्स में, और यहाँ पे ये फर्दर जो है डिस्पर्स हो जाता है वाटर में। और O/W/O में क्या होता है कि O/W यानी कि ऑयल हमारा वाटर में है और इसको हम लोग फर्दर जो है ऑयल में डाल देंगे, तो ये हमारा O/W/O हो जाता है। अब इसका पर्पस देखिए क्या होता है, इसका जो पर्पस है वो हो जाता है कंट्रोल्ड और सस्टेन रिलीज। अब जैसे मान लीजिए कि वाटर इन ऑयल इन वाटर है, तो मान लीजिए कि कोई दवा हमारी हाइड्रोफिलिक नेचर की है, तो उसको हम लोग क्या होगा, उसको देखिए उसको हम लोगों ने 3 लेयर में पैक किया। सबसे अंदर क्या है, सबसे अंदर वाटर है, उसके ऊपर ऑयल और उसके ऊपर फिर वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा कि दवा हमारी काफ़ी स्लो रिलीज होगी, तो हमारी एक सस्टेन रिलीज देखने को मिलेगी, हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट यहाँ पे प्रोटेक्ट हो जाएगा और हमारी टेस्ट मास्किंग यहाँ पे हो जाती है, ठीक है, मतलब जब इतना कवर कर देते हैं तो हमारी टेस्ट मास्क हो जाता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें जो इमल्सिफायर है, तो ये हमारा एक कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि देखिए इसमें हमारे ऑयल इन वाटर इन ऑयल है या फिर वाटर इन ऑयल इन वाटर है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे लाइपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट मतलब इमल्सिफायर का एक कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। अच्छा देखिए ये जो इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, जनरली हमारे ये जो इमल्सिफाइंग एजेंट है ये और कुछ नहीं बल्कि हमारे सर्फेक्टेंट होते हैं। अब ये सर्फेक्टेंट क्या है हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन अगर आप लोग को नहीं याद है तो हम लोग दोबारा भी देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ना प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमारे थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं, सिंपल सी बात है जितने भी इमल्सन है, ठीक है, और हाई फॉर्मुलेशन प्रिसीजन चाहिए होता है। अब एग्जांपल की बात करें तो हमारे कुछ एडवांस टॉपिकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम और कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशंस होती हैं जिसमें हमें लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। ना बात करें हम लोग यहाँ पे फाइनली अपने 4 टाइप के बारे में, तो ये हमारा हो जाता है माइक्रो इमल्सन। अब देखिए माइक्रो इमल्सन क्या होता है, ये हमारा जो है एक टाइप का, देखिए माइक्रो इमल्सन की बात करें जैसा कि नाम ही आ रहा है माइक्रो, तो इसमें होगा क्या, इसमें होगा कुछ खास नहीं, जो हमारी कह सकते हो देखिए ये हमारी एक हो गई हमारी कॉन्टिन्यूअस फेज जो कि ज़्यादा अमाउंट में होगी, और एक हमारी हो जाएगी डिस्पर्स्ड फेज। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी डिस्पर्स्ड फेज होगी ना, तो इसके जो हमारे ग्रेन्यूल्स होंगे ना ये बहुत ही स्मॉल होंगे, यानी कि कह सकते हो जैसे ये तो हम लोग ऐसे दिखा देते हैं कि हम लोगों ने अलग अलग दिखाया, बट एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में तो ये दोनों मिक्स रहते हैं ना एक दूसरे में काफ़ी अच्छे से हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट की हेल्प से। तो मान लीजिए ये हमारी कॉन्टिन्यूअस फेज है और इसके अंदर मान लीजिए हमारी डिस्पर्स्ड फेज मिक्स है, तो इसके जो ग्रेन्यूल्स होंगे, देखिए ग्रेन्यूल्स नहीं मतलब आप यहाँ पे समझिए कि इसके अंदर इसके जो हमारे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, तो वो हमारे यहाँ पे काफ़ी जो है कह सकते हो मतलब यहाँ पे ड्रॉपलेट्स होंगी, जो हमारा ड्रॉपलेट्स होगा वो बहुत ही छोटा छोटा होगा, मतलब बहुत ही माइक्रो साइज की ड्रॉपलेट्स हमें देखने को मिलेंगी। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे माइक्रो इमल्सन। माइक्रो इमल्सन में क्या होता है कि जो हमारा डिस्पर्स्ड फेस है उसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बहुत ही नैनोमीटर साइज हो जाती हैं, यानी कि बहुत ही स्मॉल ड्रॉपलेट्स हमें देखने को मिलती हैं। अब देखिए चूंकि ये इतनी स्मॉल हो जाती हैं तो इसी वजह से क्या होता है कि ये जो हमारे माइक्रो इमल्सन है ना ये हमारे थोड़ा सा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल हो जाते हैं, यानी ये जल्दी यहाँ पे थोड़ा कह सकते हो अनस्टेबल नहीं देखने को मिलते हैं। अब इसमें ड्रॉपलेट साइज हमारा 10 से 100 नैनोमीटर के बीच में चला जाता है। अपीयरेंस की बात करें तो ये जनरली हमें ट्रांसपेरेंट देखने को मिलते हैं। अच्छा देखा जाए ना तो माइक्रो इमल्सन देखा जाए तो इमल्सन की सारी प्रॉपर्टीज़ को जो है काउंटर करने लगता है, तो एक हिसाब से ये इमल्सन का टाइप होता नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि ये O/W या फिर W/O के अंदर ही आते हैं इसीलिए हम लोग यहाँ पे इमल्सन में इसको इंक्लूड कर लेते हैं। अब स्टेबिलिटी की बात करें तो ये हमारा स्टेबल भी देखने को मिलता है। टाइप्स हमारे वही हो जाएंगे O/W W/O, बस इसमें क्या होगा O/W में O हमारा जो ऑयल है वो बहुत ही स्मॉल ड्रॉपलेट्स में होंगे और W/O में हमारा वाटर बहुत ही स्मॉल ड्रॉपलेट्स में होगा। यूजेज की बात करें तो हमारा देखिए कुछ हमारे पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, और उसके बाद हमारा कुछ हमारे एडवांस ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं उनमें हम लोग यूज़ करते हैं, और उसके बाद हमारे यहाँ पे कॉस्मेटिक सीरम परफ्यूम्स, और एग्जांपल की बात करें तो हमारे यहाँ पे एक होता है साइक्लोस्पोरिन ऑप्थेल्मिक इमल्सन। तो ये सारे हमारे यहाँ पे जो है माइक्रो इमल्सन की प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिल जाती हैं।
तो देखिए ये था हमारा यहाँ पे टाइप्स ऑफ इमल्सन। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करें अपने थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए अब इस टॉपिक को देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा अपने डिस्कस करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन्स को, ठीक है। और इसको डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अपने इमल्सिफाइंग एजेंट को भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन के बारे में, क्योंकि देखिए इसको थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है स्टेबिलिटी को, तभी हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स के बारे में। तो देखो यार, हमें पता है कि जो हमारा इमल्सन है वो किसका मिक्सचर होता है, ऑयल और वाटर का। अब ऑयल और वाटर यहाँ पे एक दूसरे में मिक्स तो होते नहीं है, तो यहाँ पे इमल्सन को तैयार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट्स का यूज करते हैं। अभी इमल्सिफाइंग एजेंट्स करते क्या है, देखो ये जो हमारा ऑयल और वाटर होता है ना, उन दोनों को आपस में मिक्स करने का काम करते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे हमारा ये इमल्सन है और ये हमारा मान लो वाटर है और ये हमारा ऑयल है, तो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट यहाँ पे क्या करता है, ये इन दोनों को आपस में जो है मिक्स कर देता है, ठीक है। यहाँ पे हमें जो है एक जो है स्टेबल इमल्सन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इमल्सिफाइंग एजेंट्स आर दोज केमिकल कंपाउंड्स विच रिड्यूसेस द इंटरफेशियल टेंशन। यानी कि देखो यहाँ पे इंटरफेशियल टेंशन क्या होता है, ये जो लेयर है ना, ये जो बीच वाली, इसी को हम लोग यहाँ पे इंटरफेशियल टेंशन कहते हैं। अब देखो ये यहाँ पे थोड़ा अलग टॉपिक है, बट यहाँ पे आप लोग थोड़ा शॉर्ट में समझो। अब यहाँ पे इमल्सिफाइंग एजेंट्स वर्क कैसे करता है, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम लोग को अपने आने वाले सेमेस्टर्स में स्टडी करना है। बट यहाँ पे आप लोग बस सिंपली समझो कि इमल्सिफाइंग एजेंट्स यहाँ पे जो बीच की लेयर है, यानी कि इन दोनों के बीच में ये वाली जो लेयर है, इसको यहाँ पे रिड्यूस कर देता है, यानी ख़त्म कर देता है। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा ऑयल और वाटर है, उनको यहाँ पे मिक्सिबल कर देता है, यानी एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं और हमें एक स्टेबल इमल्सन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे इमल्सिफाइंग एजेंट्स को हम लोग जो है इमल्सिफायर्स के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे हमारे बहुत सारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स हम लोग जो है अपनी इमल्सन्स के प्रिपरेशन में यूज करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा एक बेसिक क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है लगभग मतलब कई सारे टाइप के इमल्सिफाइंग एजेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला हमारा नेचुरल है, ठीक है, फिर सेमी सिंथेटिक है, फिर सिंथेटिक है, इनऑर्गेनिक है, और फिर यहाँ पे एल्कोहल्स या फिर इसी को हम लोग जो है ऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स भी कहते हैं। अब जो हमारा नेचुरल है, तो इसमें भी हमारे दो सब टाइप हैं। जैसे पहला हमारा वेजिटेबल सोर्स, यानी कि जो हमें पेड़ पौधों से मिलता है, ठीक है। और दूसरा है एनिमल सोर्स, यानी कि जो हमें एनिमल्स वगैरह से मिलता है। तो वेजिटेबल सोर्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा गम अकाशिया हो गया, ठीक है, अगर हो गया, ट्रैगोकॉन्थ हो गया, स्टार्च हो गया। और एनिमल सोर्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा एगियाक हो गया और जिलेटिन हो गया। और इसी तरीके से यार आप लोग मतलब इसको पढ़ के समझ सकते हो, ठीक है। इसमें बेसिकली आप लोग को थोड़ा सा याद करना है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि मतलब आप इमल्सिफाइंग एजेंट्स के बारे में थोड़ा बताइए और कुछ एग्जांपल्स दीजिए। तो आप लोग थोड़ा मतलब इसको बेसिकली याद कर लेना। अब हम लोग बात करें यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट है, तो वो यहाँ पे केमिकली स्टेबल होना चाहिए। अब देखो इमल्सिफाइंग एजेंट यहाँ पे क्या करता है, हमारे जो इमल्सन है उसमें ऑयल और वाटर को एक साथ मिक्स करके उसको एक स्टेबल इमल्सन बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यार अगर ये खुद ही नहीं स्टेबल होगा तो हमारी इमल्सन को कैसे स्टेबल करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये खुद स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, जैसे हमारा जो इमल्सन है तो उसमें और भी तो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे हमारा ऑयल हो गया, वाटर हो गया। उसके अलावा कभी कभी हम लोग जो है प्रिजर्वेटिव्स और एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, यानी जो हमारे एक्सिपिएंट्स होते हैं, तो उनके साथ कंपैटिबल होना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट है वो यहाँ पे जाके हमारे इमल्सन्स के जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे जाके रिएक्ट करने लग जाए, रिएक्शन वगैरह नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, यानी कि हार्मफुल नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो है मस्ट बी कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग इंटरफेशियल टेंशन, यानी जिस काम के लिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं उसमें तो ये कैपेबल होना ही चाहिए, ठीक है। तो फाइनली हम लोग बात करें अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, तो ये है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन। अब देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे ये जो टॉपिक होता है ये होता है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम इन इमल्सन्स एंड मेथड्स टू ओवरकम, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारा इमल्सन होता है, ठीक है, तो आप लोग को पता है कि वो किसका मिक्सचर होता है, ऑयल और वाटर का। अब देखो यहाँ पे जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट होता है वो यहाँ पे ऑयल और वाटर को मिक्स तो कर देता है, लेकिन यार देखो क्या है कि अगर हम लोगों ने थोड़ी भी लापरवाही की, ठीक है, यानी हम लोगों ने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया, तो वो जो ऑयल और वाटर है वो फिर से अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। यानी उनमें हमें सेपरेशन वगैरह देखने को मिल जाता है और हमारे इमल्सन में जो है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आ जाती है। देखो स्टेबल हमारा इमल्सन तभी तक रहेगा जब ऑयल और वाटर एक दूसरे में मिक्स रहेंगे, ठीक है। अगर हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट उन दोनों को जब तक मिक्स रखता है तब तक हमारा इमल्सन जो है स्टेबल है, अच्छा है, काम करने लायक है।
और अगर एक बार जो है वो स्टेबल नहीं रहा, यानी कि हमारा जो ऑयल और वाटर है वो अलग हो गया, तो हमारा जो इमल्सन है वो अनस्टेबल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से रीजंस की वजह से हमारे इमल्सन में स्टेबिलिटी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, यानी किन किन वजहों से हमारा इमल्सन जो है अनस्टेबल हो सकता है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग इसको ओवरकम कर सकते हैं, यानी कैसे हम लोग जो है मतलब रोक सकते हैं अपने इमल्सन को अनस्टेबल होने से, या फिर बचा सकते हैं अपने इमल्सन को, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली देखो 4 ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हमारा इमल्सन जो है अनस्टेबल हो जाता है। जिसमें पहला है क्रैकिंग है, सेकंड है क्रीमिंग, थर्ड है फेस इन्वर्जन एंड फोर्थ है हमारा कोलेसेंस। तो इन चारों को हम लोग जो है एक एक करके थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे क्रैकिंग की, तो इसी को हम लोग यहाँ पे ब्रेकिंग के नाम से भी जानते हैं। और देखो यहाँ पे इसका नाम क्या है, क्रैकिंग। तो क्रैकिंग मतलब क्या होता है, क्रैक होना यानी ब्रेक होना, यानी आप कह सकते हो कि अलग हो जाना। तो यहाँ पे देखो क्रैकिंग में होता क्या है कि जैसे इमल्सन्स की जो 2 लेयर होती हैं या फिर 2 फेस होते हैं, तो हम लोग को पता है कि इमल्सन में हमारे 2 फेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डिस्पर्स्ड फेस और कॉन्टिन्यूअस फेस। डिस्पर्स्ड फेस क्या रहता है, जो कम अमाउंट में रहता है। कॉन्टिन्यूअस फेस जो ज़्यादा अमाउंट में रहता है। तो अगर किसी वजह से ये जो डिस्पर्स्ड फेस है और ये जो कॉन्टिन्यूअस फेस है, ठीक है, ये यहाँ पे अलग हो जाए यानी सेपरेट हो जाए, तो हमारा जो इमल्सन है वो यहाँ पे क्रैक हो जाता है, यानी खराब हो जाता है और अलग हो जाता है। और इसकी वजह से हमारा जो इमल्सन है वो यहाँ पे बेकार हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जैसे ये हमारा एक इमल्सन है, यहाँ पे देखो ये जो ग्लोब्यूल्स हैं ये हमारा डिस्पर्स्ड फेस है, और ये जो मतलब आप लोग को दिख रहा है ये हमारा कॉन्टिन्यूअस फेस है। तो अगर कुछ ऐसे चेंजेस हो जाएं जिसकी वजह से ये जो ग्लोब्यूल्स हैं ये हमारा जो है अलग ही हो जाए, यानी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सेपरेट हो गया। यहाँ पे मान लो अगर ये ऑयल है मान लो, और ये हमारा वाटर है, तो ऑयल हमारा अलग हो गया, वाटर हमारा अलग हो गया, यानी दोनों सेपरेट हो गए। तो हमारा इमल्सन जो है अब किसी काम का ही नहीं रहा, बेकार हो गया। तो अब हमारा ये जो क्रैकिंग है ये किस वजह से देखने को मिल सकती है, तो अगर हम लोग जो है रॉन्ग इमल्सिफाइंग एजेंट, यानी कि अगर हम लोग सही इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज नहीं करते हैं, तो हमें ये क्रैकिंग वगैरह देखने को मिल सकती है। या फिर बात करें तो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि अगर हमारे इमल्सन में बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ हो गई, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो इमल्सिफाइंग एजेंट्स को खत्म कर देंगे। और अगर एक बार इमल्सिफाइंग एजेंट्स ही खत्म हो गया तो हमारा जो सेपरेशन है वो तो देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि ऑयल और वाटर मिक्स कैसे रहते हैं, विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। तो अगर इमल्सिफाइंग एजेंट्स ही खत्म हो गया तो हमारा ऑयल और वाटर फिर से अलग हो जाएंगे और हमारा इमल्सन खराब हो जाएगा। और उसके बाद बात करें तो चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि इमल्सन के लिए जो एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर होता है, अगर वहाँ पे जो है इमल्सन का टेम्परेचर यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है, एटमॉस्फेयर का, तो उसकी वजह से भी हमारा जो इमल्सन है वो यहाँ पे सेपरेट हो सकता है और ख़राब हो सकता है। तो अब बात करें हम लोग यहाँ पे क्रीमिंग की, तो क्रीमिंग को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस, यानी कि जो हमारा इमल्सन होता है तो उसमें जो हमारी डिस्पर्स्ड फेस होती है तो वो यहाँ पे ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में रहती है। तो देखो यहाँ पे देखो बेसिकली होता क्या है, जैसे हमारा ये इमल्सन है तो यहाँ पे ये हमारी डिस्पर्स्ड फेस है और ये हमारी ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में है। तो क्रीमिंग, जहाँ पे क्रीमिंग में क्या होता है कि ये जो ग्लोब्यूल्स हैं ये यहाँ पे जो है इकट्ठा होकर हमारी जो इमल्सन है उसके ऊपरी लेयर पे जाके इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे क्रीमिंग से डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो ऐसा हो सकता है कि हो सकता है ये ऊपर जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है नीचे आके इकट्ठा हो जाए। अब ये जो ऊपर और नीचे वाला सिस्टम है ये यहाँ पे डिपेंड करता है कि हमारा इमल्सन किस टाइप का है। तो यहाँ पे हमारा जो O/W यानी ऑयल इन वाटर इमल्सन होता है उसमें हमें जो है देखने को मिलती है अपवर्ड क्रीमिंग, और जो हमारा W/O इमल्सन होता है उसमें हमें डाउनवर्ड क्रीमिंग देखने को मिलती है। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी हम लोग जो है देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा O/W है यानी ऑयल इन वाटर इमल्सन है, इसमें हमारी अपवर्ड क्रीमिंग होती है, यानी कि जो हमारा डिस्पर्स्ड फेस है वो यहाँ पे ऊपर जाके जमा हो जाता है। और जो हमारा W/O इमल्सन होता है यानी वाटर इन ऑयल इमल्सन होता है, इसमें हमें डाउनवर्ड क्रीमिंग देखने को मिलती है। अब यहाँ पे आप लोग देखो समझो होता क्या है कि जैसे हमारा ये इमल्सन है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं O/W यानी ऑयल इन वाटर। तो ऑयल इन वाटर इमल्सन में क्या होगा, वाटर हमारा कॉन्टिन्यूअस फेस होगा यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा, और ऑयल यहाँ पे ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होंगे। तो जैसे ये हमारा इमल्सन है और यहाँ पे ऑयल हमारे ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में है। तो यहाँ पे आप लोग एक बात समझो कि अगर आप लोग को पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो जान लो कि जो ऑयल होता है और वाटर होता है, ठीक है, तो इसमें हमारे ऑयल की डेंसिटी जो है कम होती है, ठीक है, लेस होती है, और वाटर की डेंसिटी जो है हाई होती है, ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो यहाँ पे नीचे रहता है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो यहाँ पे ऊपर रहता है। तो अगर ऑयल इन वाटर इमल्सन है तो हमारा ऑयल जो है डिस्पर्स्ड फेस के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे देखो ऑयल की डेंसिटी कम है ना, तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे ऊपर जाके इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है,
यानी ऑयल हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, वाटर हमारा नीचे रहेगा, तो हमारा जो है ये डाउन अपवर्ड क्रीमिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, अगर O बाई डब्ल्यू इमल्सन है। और यहीं पे अगर हमारा इमल्सन W बाई O है, W बाई O, तो यानी कि ऑयल हमारा कॉन्टिन्यूअस फेस है, ठीक है, ये हमारा ऑयल है, और जो ग्लोब्यूल्स है वो हमारा वाटर है, ठीक है, वाटर ग्लोब्यूल्स है, ठीक है, वाटर इन ऑयल, यानी वाटर जो है ऑयल में प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे देखो वाटर का डेंसिटी तो ज़्यादा है, ऑयल का कम है, तो ऑयल तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो ग्लोब्यूल्स हैं, क्योंकि इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये वाटर के ग्लोब्यूल्स हैं, तो ये यहाँ पे आके नीचे इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इनकी डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है और हमें डाउनवर्ड क्रीमिंग देखने को मिलेगी। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। और वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे फेस इन्वर्जन की, तो देखो ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारा इमल्सन है उसका टाइप ही चेंज हो जाता है। जैसे हमारा अगर मान लो ऑयल इन वाटर इमल्सन है, तो वो हमारा वाटर इन ऑयल इमल्सन में कन्वर्ट हो गया, या फिर इसी को वाइस वर्सा, यानी इसी का उल्टा, यानी अगर हमारा वाटर इन ऑयल इमल्सन है तो वो हमारा ऑयल इन वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो देखो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट अगर ऐसा कुछ हो गया तो हमारा इमल्सन तो हमारे काम का नहीं रहा ना, क्योंकि हम लोग तो मतलब जैसे मान लो अगर हमें ऑयल इन वाटर इमल्सन चाहिए और बन गया वाटर इन ऑयल, तो हमारे काम का तो बचा नहीं। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं, तो हमारा इमल्सन जो है अनस्टेबल हो जाता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये हमारा ऑयल के ग्लोब्यूल्स हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे कन्वर्ट होकर वाटर के ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, यानी हमारा O बाई डब्ल्यू इमल्सन W बाई O में कन्वर्ट हो गया, या फिर वाइस वर्सा, ठीक है। और वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे कोएलेसेंस के बारे में, तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे डिस्पर्स्ड फेस के ग्लोब्यूल्स होते हैं वो यहाँ पे आपस में मिलके एक बड़े ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखो बड़े ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट होने से होगा क्या कि जैसे ये हमारे छोटे छोटे थे, अब अगर ये बड़े में कन्वर्ट हो गए तो अब इनका वेट यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, और ये हमारे जो है डाउनवर्ड मोशन करने लगेंगे, और हमें वही क्रीमिंग और क्रैकिंग वगैरह की प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली हमारा इमल्सन जो है अनस्टेबल हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि मेथड्स टू ओवरकम द स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, यानी कि अगर जो सारी प्रॉब्लम हमारे इमल्सन में हो रही थी उसको हम लोग कैसे ओवरकम यानी कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग जो है एक प्रॉपर इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज करें, यानी एक अच्छा इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है, तो उसकी वजह से हम लोग जो है अपनी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग अपने इमल्सन की विस्कोसिटी यानी उसका गाढ़ापन बढ़ा दें तो भी हमारी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। देखो जैसे हमारे क्रीमिंग में क्या हो रहा था कि जैसे हमारा जो वाटर था उसका वाटर जो है डिस्पर्स्ड फेस में जब था तो वो डाउनवर्ड मूवमेंट करके डाउनवर्ड क्रीमिंग बना रहे थे। तो अगर हमारा मतलब इमल्सन गाढ़ा हो गया तो हमारा वाटर के ग्लोब्यूल्स नीचे जाएंगे ही नहीं, क्योंकि गाढ़े चीज़ में मतलब इतनी जल्दी मोशन होना तो पॉसिबल नहीं है, तो हमारा इमल्सन जो है स्टेबल रह सकता है। और उसके बाद हमने इमल्सन की प्रॉपर स्टोरेज यानी अच्छे से रख रखाव करके भी हम लोग काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं। और एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर को मेंटेन करके, यानी कि जितना टेम्परेचर हमारे इमल्सन को रिक्वायर है उस टेम्परेचर में रख के भी हम लोग जो है इसको ओवरकम कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो है अब जैसा हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ऑयल क्रीमिंग क्यों होती है, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से, यानी ऑयल की कम होती है वाटर की ज़्यादा होती है। तो अगर हम लोग कुछ ऐसा करें कि डेंसिटी डिफरेंस जो है मिनिमम हो जाए, यानी ज़्यादा डेंसिटी डिफरेंस रहे ही ना ऑयल वाटर में, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम लोग जो है अपने इमल्सन की स्टेबिलिटी को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। और वहीं बात करें हम लोग अपने लास्ट मेथड की, तो जो हमारा डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स होते हैं तो उनके साइज को यहाँ पे रिड्यूस करके यानी कम करके भी हम लोग अपने इमल्सन की स्टेबिलिटी को मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए ये था हमारे यहाँ पे कह सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन्स एंड हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने यहाँ पे थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने यहाँ पे अपने स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन में क्या देखा कि हमारे इमल्सन में जो है बहुत सारी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि और यहाँ पे देखिए उन स्टेबिलिटी प्रॉब्लम में भी जो सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है वो होती है हमारे यहाँ पे कोएलेसेंस की। कोएलेसेंस की मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा कह सकते हो ऑयल या फिर वाटर है वो यहाँ पे ऊपर या नीचे जाके सेटल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो हमारी इमल्सिफिकेशन की थ्योरी है इसमें हम लोग यहाँ पे यही चीज़ें डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट है ये यहाँ पे हमारा ऑयल और वाटर के बीच में इस कोएलेसेंस को होने से रोकता है, या फिर कह सकते हो हमारे इमल्सन को स्टेबल बनाए रखता है। तो इमल्सन को स्टेबल बनाने के लिए जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट है ये कैसे काम करता है उसी के बारे में हमारी कुछ थ्योरी दी गई है। यानी सिंपली अगर हम लोग बात करें इसमें कुछ खास नहीं, हमें ये बताना है कि जो इमल्सिफाइंग एजेंट है वो कैसे यहाँ पे ऑयल और वाटर को एक साथ जो है जोड़ के रखने का काम करता है। तो देखिए इसके लिए हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये समझना होगा कि जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट है, तो जितने भी हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं तो सबसे कह सकते हो ज़्यादातर हमारे क्या होते हैं, ज़्यादातर हमारे होते हैं सरफेक्टेंट्स।
सर्फेक्टेंट्स। अब यहाँ पे देखिए हमें थोड़ा सा सर्फेक्टेंट्स को समझना होगा। देखिए जो सर्फेक्टेंट है ना, तो इसमें हमारे जो है कह सकते हो इस तरह का हमारा सर्फेक्टेंट का कुछ स्ट्रक्चर होता है और इसमें हमारे दो पार्ट होते हैं। एक हमारा यहाँ पे हेड होता है, इसका हेड होता है, और तो एक होती है यहाँ पे इसकी यहाँ पे टेल होती है। अब जो इसका हेड होता है, बहुत ध्यान समझिएगा, जो हमारा सर्फेक्टेंट का हेड होता है ये हमारा होता है हाइड्रोफिलिक नेचर का। किस नेचर का? हाइड्रोफिलिक। और जो हमारा सर्फेक्टेंट का टेल है ये हमारा होता है लाइपोफिलिक नेचर का। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक जो है W/O, वॉट O/W इमल्सन है, O/W का मतलब क्या है कि हमारा वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा और ऑयल थोड़ा सा कम अमाउंट में होगा। इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या समझना है, जैसे हमें पता है कि जो ऑयल और वाटर है ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, रिपेल करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जो हमारा सर्फेक्टेंट है इसके पास तो भाई दोनों प्रॉपर्टीज हैं। इसके पास तो हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है, इसके पास हमारा लाइपोफिलिक पार्ट भी है। तो देखिए वैसे अभी हम लोग इसको देखेंगे बहुत डिटेल में कैसे करता है, बट आप लोग सिंपली ऐसे समझो कि ये करता क्या है। इसका जो टेल है, आप इसका टेल ऐसे कह सकते हो कि हमारा ऑयल वाले पार्ट के साथ अटैच हो जाता है, और जो इसका हेड है ये हमारा वाटर वाले पार्ट के साथ अटैच हो जाता है। और इस तरीके से क्या होता है, दोनों को यहाँ पे कनेक्ट करके रखता है। बाकी एक्चुअल में देखें, एक्चुअल में कैसे काम करता है, तो यहाँ पे देखिए होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये जो हमारा सर्फेक्टेंट है, तो ये जो ऑयल है, ठीक है, तो ऑयल को हमारा वाटर नहीं पसंद करता है। लेकिन जो हमारा सर्फेक्टेंट है इसका जो टेल है ये तो हमारा ऑयली नेचर का ही यानी लाइपोफिलिक नेचर का ही है। तो होता क्या है कि जो हमारे ऑयल के ड्रॉपलेट्स होते हैं, जैसे O/W इमल्सन में जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं, उनके पास होता क्या है कि जो सर्फेक्टेंट है ना, इनकी जो ऑयल वाले पार्ट है, भाई सर्फेक्टेंट का कोई एक मॉलिक्यूल थोड़ी होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। तो देखिए होता क्या है, इसका जो हमारा टेल वाला पार्ट है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो टेल वाला पार्ट है ये इस ऑयल के पास आके जो है इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि देखिए भाई हेड वाला नहीं आएगा, क्योंकि हेड वाला हाइड्रोफिलिक है, तो हेड वाला दूर भागेगा, यानी हेड वाला ऑयल से दूर रहेगा। और जो टेल है वो क्या है, वो लाइपोफिलिक है, यानी ये ऑयल के पास होगी। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, कुछ इस तरीके से जो हमारा ऑयल होता है इसके पास हमारे सर्फेक्टेंट के टेल्स आके इकट्ठा हो जाते हैं, और जो इनका हेड है वो यहाँ पे दूर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो है कह सकते हो एक स्ट्रक्चर हमारा सर्फेक्टेंट का फॉर्म हो जाता है हमारे इस ऑयल के अराउंड में, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं माइसिले। तो यहाँ पे माइसिले क्या होता है, माइसिले हमारा जो है कह सकते हो सर्फेक्टेंट का एक, अब देखिए ये सर्फेक्टेंट हो या फिर आप लोग इसी को इमल्सिफाइंग एजेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर इमल्सिफाइंग एजेंट हमारे सर्फेक्टेंट होते हैं, इसी तरीके से काम करते हैं। तो ये क्या होता है, ये इस ऑयल मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे कवर अप कर लेते हैं, जिसकी वजह से देखिए जो हमारा ऑयल है अब ये हमारा सर्फेक्टेंट की टेल के साथ घिर गया है ना, तो इसके आसपास अब वाटर तो है नहीं। और जो हमारा सर्फेक्टेंट का देखिए जो हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट है, यानी कि जो हेड वाला पार्ट है, अब ये हमारा ऊपर की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे अगर इस वाले पार्ट को बनाए, तो यहाँ पे देखिए ये मान लीजिए हमारा जो है O/W इमल्सन था, तो इसमें देखिए ये जो हमारा माइसिले है, ठीक है, तो इसका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये तो हमारा वाटर के आसपास है, और जितना भी ऑयल है तो ऑयल हमारा इसके अंदर हो गया। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने बहुत बड़ा बना दिया, बट इस तरीके से बहुत ही छोटे छोटे क्या होते हैं, बहुत सारे माइसिले फॉर्म हो जाते हैं। और जब बहुत सारे माइसिले फॉर्म हो जाते हैं तो जितने भी ऑयल हैं, जितने भी ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पे आके जो है कह सकते हो ये यहाँ पे इनके अंदर इकट्ठा हो जाते हैं। अब देखिए होता क्या है भाई, कोएलेसेंस में क्या हो रहा था कि जो छोटे छोटे ऑयल ड्रॉपलेट्स थे यही तो मिलके यहाँ पे बहुत बड़ा सा ऑयल या फिर कह सकते हो बहुत बड़े से ड्रॉपलेट्स बना ले लेते हैं, और यही क्या होता है धीरे धीरे आके यहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता था। तो अगर हम लोग बात करें तो जब देखिए इस तरीके से जब बहुत सारे हमारे सर्फेक्टेंट या फिर इमल्सिफाइंग एजेंट के मॉलिक्यूल्स इस हर एक ऑयल पार्टिकल्स को घेर लेंगे, तो भाई देखिए होगा क्या, ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे के पास आ ही नहीं पाएंगे। जब ये दोनों एक दूसरे, क्योंकि देखिए हर मॉलिक्यूल को, ऑयल के हर मॉलिक्यूल को कह सकते हो इसी तरीके से सर्फेक्टेंट ऐसे घेर लेगा इस तरीके से, ठीक है। तो जो सर्फेक्टेंट इसको कवर अप कर लेगा, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के पास नहीं आ पाएंगे। जब नहीं आ पाएंगे तो बड़ा मॉलिक्यूल नहीं बनेगा और हमारा कोएलेसेंस भी यहाँ पे बच जाएगी। तो बस यही तो हमें करना था, यानी कि यहाँ पे देखिए बस हमें यही चीज़ हमें बतानी है। अब देखिए थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोगों ने जो डिस्कस करा वो थी हमारी यहाँ पे मोनोमोलिकुलर थ्योरी। बाकी यहाँ पे इसी तरीके से बाकी थ्योरीज भी हैं, अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग समझ जाओगे। जैसे मोनोमोलिकुलर थ्योरी देखिए क्या बोलती है, In this theory, surfactant molecules form a single molecule thick film around oil droplets। यानी कि देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारे सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक सिंगल लेयर बनाते हैं, यानी कि कह सकते हो एक एक सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल की लेयर देखने को मिलती है। देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि एक लेयर ऐसी है तो एक और भी हमारी ऐसी लेयर आ जाएगी, ऐसा नहीं रहता है। इसमें एक ही लेयर देखने को मिलती है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं मोनोमोलिकुलर, यानी कि इसमें मोनो लेयर हमें देखने को मिलती है हमारे सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स की अराउंड द ऑयल ड्रॉपलेट्स।
इन दिस फिल्म प्रिवेंट्स द ड्रॉपलेट्स फ्रॉम कमिंग टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो दिस थिन फिल्म होती है, यानी कि ये जो देखिए ये जो हमारी फिल्म बना लेती है कैसे, तो देखिए इस तरीके से क्या होता है, हम लोगों ने ऐसे डिटेल में दिखाया, बट आप ऐसे सिंपली समझो कि ये हमारा ऑयल है, तो इसके इसके चारों तरफ क्या हुआ, सर्फेक्टेंट ने एक फिल्म बना दी। अब ये जो फिल्म है ना, ये फिल्म क्या होती है, हमारे दो ऑयल मॉलिक्यूल्स को आपस में आने से रोकती है, तो यहाँ पे हमारा उनका कोएलिशंस यहाँ पे बच जाता है। अब मैकेनिज्म की बात करें तो हम लोगों ने देखा कि सर्फेक्टेंट के हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है लाइपोफिलिक। तो जो हमारा ऑयल वाला पार्ट होता है, दे अलाइन एट ऑयल वाटर इंटरफेस। अब यहाँ पे देखिए भाई, आपको पता है कि जैसे जब दो लिक्विड्स आपस में मिक्स नहीं होते तो उनके बीच में इंटरफेस बन जाता है। अब जैसे मान लीजिए हमारा सस्पेंशन है, ठीक, हमारा इमल्सन है, तो इसमें जो ऑयल होगा ना, तो ऑयल मान लीजिए ड्रॉपलेट्स हैं, तो इस ड्रॉपलेट और ये जो वाटर है, इनके बीच में ये दोनों आपस में मिक्स क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि इनके बीच में एक इंटरफेस है। तो जो सर्फेक्टेंट है ये इसी इंटरफेस पे जाके अपना एक्शन शो करता है, और यहाँ पे क्या होता है कि हमारा कह सकते हो हमारे ऑयल मॉलिक्यूल्स को कवर अप कर लेता है और उसके अराउंड एक लेयर बना देता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल में हमारा 280 हो गया, स्पैन 20, सोडियम लॉरेल सल्फेट, तो ये सारे हमारे यहाँ पे इस मोनोमोलिकुलर फिल्म थ्योरी के सर्फेक्टेंट के एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब की पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारी फिल्म है ये सिर्फ ओनली वन मॉलिकुलर थिक होती है। देखिए वन मॉलिकुलर का मतलब है कि मोनो लेयर होती है। मॉलिक्यूल्स तो हमारे सर्फेक्टेंट के बहुत सारे होंगे, लेकिन लेयर हमारी सिंगल होती है, और ये हमारा बहुत ही लो मॉलिकुलर वेट सर्फेक्टेंट के साथ भी जो है अच्छा से काम करते हैं, और यहाँ पे सरफेस टेंशन को या फिर इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करने का काम करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए कुछ इस टाइप से हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और यहाँ पे देखिए ये हमारी हो गई मोनोमोलिकुलर थ्योरी। अब नेक्स्ट हमारी आ जाती है मल्टी मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब देखिए मल्टी मॉलिक्यूलर थ्योरी बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी हमारे सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स आके इसको कवर अप कर लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे बल्कि एक लेयर नहीं होगी, बल्कि इस तरीके से 2-3 लेयर, यानी कि आप ऐसे समझिए कि अगर हम लोगों ने इस तरीके से दिखाया है तो हमें यहाँ पे इस तरीके से जो है कह सकते हो मल्टी लेयर देखने को मिलेगी सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स की या फिर हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स की। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, ये हमारे कह सकते हो एक थिक या फिर मल्टी मैनी मॉलिक्यूल्स जो है लेयर फॉर्म करते हैं अराउंड ईच ड्रॉपलेट्स, और ये हमारा फिल्म क्या करता है, बाकी काम वही है कि हमारा बैरियर की तरह काम करेगा। ठीक है, ड्रॉपलेट्स फ्यूजन को बचाएगा। ड्रॉपलेट्स फ्यूजन मतलब यही चीज़ कि हमारे जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलकर फ्यूज होकर बड़ी ड्रॉपलेट्स बना रहे थे, तो इसको रोकेगा। बाकी मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें हमारा जो इमल्सिफायर जैसे कि गम अकासिया वगैरह, इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग मल्टी लेयर्ड कोटिंग बना देता है, और यहाँ पे हमारे विस्कोसिटी को भी बढ़ा देता है, क्योंकि देखिए भाई थिकनेस यहाँ पे ज़्यादा रहेगी मल्टी मॉलिकुलर लेयर में, तो विस्कोसिटी भी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। और एग्जांपल की बात करें तो हमारा गम अकासिया हो गया, जिलेटिन, ट्राइगागैन, सोडियम एल्जिनेट, और इसमें की पॉइंट्स की बात करें तो हमारा थिक होती है, विस्कस होती है, गुड स्टेबिलिटी होती है, और विस्कोसिटी बढ़ा देती है सिस्टम की। क्योंकि देखिए विस्कोसिटी क्यों बढ़ाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मल्टीपल लेयर हमें देखने को मिलती है। नाउ नेक्स्ट हमारा एक आ जाता है थ्योरी यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल एडजॉर्प्शन थ्योरी। अब यहाँ पे देखिए ये थ्योरी क्या बोलती है, ये थ्योरी बोलती है कि जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट है, इमल्सिफाइंग एजेंट है, ये हमारा किस नेचर का होता है। सबसे पहली बात ये थ्योरी बोलती है कि हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट है ये सॉलिड नेचर का होगा, और सॉलिड क्या, छोटे छोटे हमारे वेरी स्मॉल जो है सॉलिड ग्रेन्यूल्स होंगे। यहाँ पे जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट है ये हमारे बहुत ही छोटे छोटे सॉलिड ग्रैन्यूल्स होते हैं, और ये भी काम वही करते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा ऑयल है ना, तो ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स क्या होगा, इस ऑयल मॉलिक्यूल्स के आसपास जाके इकट्ठा हो जाएंगे, और जब इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या होगा भाई, ये ऑयल मॉलिक्यूल्स जब यहाँ पे मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल था ऑयल का, ये दूसरा हो गया, ठीक है, तो जब आपस में इकट्ठा हो जाएंगे तो इकट्ठा होने के बाद क्या होगा, ये एक बैरियर फॉर्म कर देंगे। जब बैरियर फॉर्म हो जाएगा तो ये दोनों आपस में मिलने नहीं पाएंगे, जब मिलने नहीं पाएंगे तो दूर दूर रहेंगे, तो हमारी स्टेबिलिटी यहाँ पे बनी रहेगी। तो मैकेनिज्म की बात करते हैं, यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स हमारे कलेक्ट हो जाते हैं इंटरफेस पे ऑयल और वाटर के, और उसके बाद एक मैकेनिकल बैरियर फॉर्म कर देते हैं, कोलिशंस को प्रिवेंट करते हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ पे पार्टिकल्स जो है देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए डिपेंड्स ऑन वेदर पार्टिकल्स आर मोर वेटेबल बाई वाटर और ऑयल। तो देखिए अगर हमारा ज़्यादा वेटेबल है वाटर से तो इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे O/W इमल्सन में, और अगर मोर वेटेबल बाई ऑयल है तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे W/O इमल्सन में। अब अगर हम लोग यहाँ पे की पॉइंट्स की बात करें तो हमें कोई भी केमिकल सर्फेक्टेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और फिल्म हमारी देखिए चूँकि सॉलिड फिल्म बन रही है तो हमारी रिजिड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा क्योलिन हो गया, बेंटोनाइट हो गया, तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। तो ये था हमारा यहाँ पे थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्सन के बारे में। अब देखिए प्रिजर्वेशन का मतलब है इमल्सन को बचाना। अब आपको पता है कि जो हमारा इमल्सन है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर वाटर देखने को मिलता है, चाहे O/W हो चाहे W/O
होता वाटर सबके अंदर है, या फिर कह सकते हो लिक्विड हमें देखने को मिलते हैं। अब ये जितने भी टाइप के लिक्विड होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये हमारी माइक्रोबियल ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं और हमारा ऑक्सीडेशन, देखिए माइक्रोबियल ग्रोथ की बात करते हैं हमारा मेनली एक्वस यानी कि वाटर में देखने को मिलती है, और ऑक्सीडेशन मेनली हमारा ऑयल में देखने को मिलता है। और ये दोनों ही चीज़ें हमारी सर्फेक्टेंट में होती हैं, यानी सर्फेक्टेंट में माइक्रोबियल ग्रोथ और ऑक्सीडेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें यहाँ पे अपने सर्फेक्टेंट को इन दोनों से बचा के रखना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अपने प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्सन में। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इमल्सन है, ठीक है, उसके स्पॉइलेज, उसके डिस्कलरेशन, उसके पोटेंसी के लॉस को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात है, एक बात बताइए कि अगर हमारा माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिजर्वेटिव्स को यूज कर देंगे जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक के रखेंगे। और अगर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम लोग यूज कर देंगे एंटीऑक्सीडेंट्स का, जो कि ऑक्सीडेशन होने से रोक देंगे। बहुत सिंपल है, कुछ खास नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला हमारा यहाँ पे प्रिजर्वेशन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सिंपल सी बात है कि भाई जो हमारे वाटर है, ठीक है, तो वाटर हमारा बहुत ही सुटेबल मीडियम होता है माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए। तो अगर हमें यहाँ पे माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकना है, क्योंकि देखिए माइक्रोब्स ग्रो हो गए तो हमारा सस्पेंशन खराब हो जाएगा या फिर इमल्सन है जो भी है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग यहाँ पे अपने प्रिजर्वेटिव्स का ऐड करेंगे। प्रिजर्वेटिव्स मतलब कि हमारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। अब इसको हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहली बात करें कि जो भी प्रिजर्वेटिव हम लोग डालेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात कि हमारा बहुत ही लो कंसंट्रेशन में इफेक्टिव होना चाहिए। भाई अगर हम लोग यहाँ पे अपने इमल्सन में एंटी माइक्रोबियल एजेंट बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में डाल देंगे तो हो सकता है भाई हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट ही हमारे लिए हार्मफुल हो जाए। तो सब हमें बहुत ही लो कंसंट्रेशन डालनी है और लो कंसंट्रेशन पे भी इफेक्टिव होना चाहिए। नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, हमारे लिए हार्मफुल ना होना चाहिए, नॉन इरिटेंट होना चाहिए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी कि देखिए वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक बैक्टीरिया को मार पा रहा है, पता चले कोई फंजाई या फिर कोई दूसरे टाइप का बैक्टीरिया ग्रो हो गया तो उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं है। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के माइक्रोब्स के ऊपर यहाँ पे इफेक्टिव होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए केमिकली, और हमारा जिस भी फेस में माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही है स्पेशली वाटर में ही होती है उसमें यहाँ पे सॉल्युबल होना चाहिए। अब कुछ कॉमन एग्जांपल्स की बात करें तो हमारा मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, फिनॉल, और हमारा फिनॉल, और यहाँ पे हमारा बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये सारे हमारे यहाँ पे जो है कह सकते हो कुछ कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें प्रिवेंशन फ्रॉम ऑक्सीडेशन। तो देखिए ऑक्सीडेशन यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन मेनली हमारे यहाँ पे ऑयली फेस में ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है, हमारा रैंसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। रैंसिडिटी मतलब कि कह सकते हो हमारा जो भी सस्पेंशन है, जो भी इमल्सन है, वो यहाँ पे ख़राब हो जाता है, उसकी स्मेल बहुत ही ख़राब होने लगती है, और उसकी यहाँ पे स्मेल ख़राब होने लगती है, डिस्कलरेशन हो जाता है, और यहाँ पे ड्रग पोटेंसी भी लॉस हो सकती है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे सिंपल सी बात है अपने एंटी ऑक्सीडेंट्स का यूज़ करेंगे। अब देखिए जो एंटी ऑक्सीडेंट्स हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसकी भी प्रॉपर्टी वही होनी चाहिए कि हमारा लो कंसंट्रेशन पे इफेक्टिव हो, नॉन टॉक्सिक हो, स्टेबल हो, सॉल्युबल हो, और यहाँ पे इमल्सन की स्टेबिलिटी के साथ छेड़छाड़ ना करे। और कॉमन एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल हो गया, और यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये सारे हमारे हो जाते हैं। बाकी यहाँ पे मेन चीज़ ये कि हमारा मेनली जो है ऑयल सॉल्युबल फेस में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन मेनली यहाँ पे ऑयल्स में देखने को मिलता है। तो ये था हमारे यहाँ पे प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्सन। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्सन के बारे में। तो देखिए रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने रियोलॉजी अपने यूनिट 2 में डिस्कस किया है। रियोलॉजी क्या था, रियोलॉजी मतलब हमारा यहाँ पे जो भी हमारा कह सकते हो फ्लूइड्स थे, ठीक है, यहाँ पे हमारा लिक्विड्स वगैरह था, तो उनकी जो मोशन यानी उनके जो मूवमेंट की स्टडी होती है, उनमें किस तरीके से डिफॉर्मेशन होता है, तो वही स्टडी तो हमारी रियोलॉजी थी। तो अगर हम लोग सिंपली बात करें ना, तो इमल्सन में अगर हम लोग रियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि हम लोग यहाँ पे इमल्सन की थिकनेस के बारे में देखेंगे, इमल्सन का फ्लो टाइप देखेंगे कि वो न्यूटोनियन फ्लो फॉलो कर रहा है, नॉन न्यूटोनियन। देखिए अगर आप लोगों ने यूनिट 2 देखी होगी तो समझ रहे होगे। और उसके बाद इमल्सन यहाँ पे किस तरीके से हमारी बॉडी में स्प्रेड होगा, कैसे हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कैसे उसको डालेंगे, पोर करेंगे, तो वो सारा हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है थोड़ा बहुत डिस्कस करता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें देखिए टाइप्स ऑफ फ्लो की, तो 2 टाइप का हो सकता है, सिंपल सी बात है। रियोलॉजी के अंदर 2 ही टाइप के फ्लो होते हैं, न्यूटोनियन। तो देखिए न्यूटोनियन में क्या होगा, फ्लो हमारा डायरेक्टली अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा, जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतना फ्लो होगा। विस्कोसिटी यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहेगी, और ये जनरली हमारा डाइल्यूट इमल्सन में देखने को मिलता है। नॉन न्यूटोनियन फ्लो की बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा देखिए इसमें हमारा फ्लो जो है कह सकते हो एक यील्ड वैल्यू तक नहीं होता है, उसके बाद यहाँ पे फ्लो देखने को मिलता है। और ये जनरली हमारे यहाँ पे कंसंट्रेटेड इमल्सन के थ्रू यहाँ पे प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। और इसमें क्या होता है, अगर हमें इमल्सन की स्टेबिलिटी बनाए रखनी है, अगर मान लीजिए कोई इमल्सन है उसके अंदर नॉन न्यूटोनियन फ्लो है, तो हमें थोड़ा सा उसकी विस्कोसिटी को यहाँ पे बढ़ा के रखना पड़ेगा, जैसे लोशन क्रीम वगैरह हो गए।
तो देखिए ये हमारी थोड़ा बहुत रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कौन कौन से फैक्टर हैं, तो भाई देखिए हर तरह का इमल्सन अलग अलग टाइप से बिहेव करेगा, है ना। तो टाइप ऑफ इमल्सन हो गया। फेस रेशियो, तो यहाँ पे देखिए अगर हमारा डिस्पर्स्ड फेस ज़्यादा होगी तो उसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। सिंपल सी बात है कि हमारा डिस्पर्स्ड फेस क्या होता है, एक हिसाब से कह सकते हो हमारे यहाँ पे वो सोल्यूट का काम करती है। अब आपको पता है कि सोल्यूट जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा हमारा जो भी हमारा सोल्यूशन है वो विस्कस होता है या फिर कंसनट्रेट होता है। कंसनट्रेट हो गया, विस्कस हो गया, सेम ही टर्म है, ठीक है। और आप लोग समझिएगा। और ड्रॉपलेट साइज की बात करें तो हमारा देखिए अगर हमारा ड्रॉपलेट स्मॉल है तो हमारा स्मूथ और थिकर सस्पेंशन या फिर इमल्सन देखने को मिलेगा। बार बार सस्पेंशन निकल जा रहा है, आप लोग कंफ्यूज मत होइए। इमल्सीफायर की बात करें तो हमारा कुछ होते हैं जो कि विस्कोसिटी को बढ़ा सकते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो हमारा देखिए अगर हमारा टेम्परेचर हाई रहेगा तो विस्कोसिटी लो रहेगी। एडिटिव्स की बात करें तो हमारे कुछ थिकनेस या पोलाइमर्स होते हैं जो कि हमारे फ्लो को अफेक्ट कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई, अच्छा देखिए रियोलॉजी में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं, एक तो हमारा फ्लो टाइप, दूसरा हमारा विस्कोसिटी। तो मेन चीज़ वही है कि अगर मान लीजिए हमारी विस्कोसिटी हाई रहेगी तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा बनी रहेगी। अब आप एक बात बताइए कि कोई क्रीम वगैरह आप लोग लगा रहे हो तो अगर वो ज़्यादा विस्कस होगी तो ज़्यादा अच्छे से लगेगी, और अगर वो बहुत ही थिन है, ठीक है, बहुत ही थिक, बहुत ही डाइल्यूट है तो वो क्या होगा, वो बह जाएगी, है ना, अच्छे से स्टेबल ही नहीं रहेगी। स्प्रेडेबिलिटी यानी कि वो अच्छे से स्प्रेड हो पाएगी। पैकेजिंग, तो यहाँ पे देखिए जो भी फ्लो है, ठीक है, चाहे वो न्यूटोनियन हो चाहे नॉन न्यूटोनियन हो, तो वो यहाँ पे जो भी कंटेनर में पैक हुआ है उसको यहाँ पे सूट करना चाहिए। और प्रोडक्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ये भी डिपेंड करती हैं कि किस तरीके से हमारी ड्रग यहाँ पे रिलीज होगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे रियोलॉजी के अंदर हमें देखने को मिलती है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने इमल्सन के अंदर लास्ट टॉपिक के बारे में जो कि आप लोग के सिलेबस में दे रखा है, वो है हमारे यहाँ पे इमल्सन फॉर्मुलेशन बाय HLB मेथड्स। तो यहाँ पे देखिए इमल्सन फॉर्मुलेशन बाय HLB मेथड्स की बात करें तो देखिए कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए ये होती है हमारे यहाँ पे HLB स्केल। अब HLB स्केल के अंदर जो है 1 से लगभग जो है 20 तक रैंकिंग देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखिए जो 1 से लेके 10 तक जो रैंकिंग होती है ये लाइपोफिलिक होती है, सिंपल समझिए, और 10 से लेके 20 तक जो रैंकिंग होती है हमारी हाइड्रोफिलिक होती है। तो अब एक देखिए इसमें कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। जैसे इसमें क्या बताया गया है कि अब मान लीजिए कि आप जो है एक इमल्सन बनाते हो और वो हमारा वाटर इन ऑयल टाइप है, यानी इसमें क्या होगा, ऑयल ज़्यादा अमाउंट में होगा और हमारा वाटर जो है कम अमाउंट में होगा। अब आप एक बात बताइए कि इसके अंदर जो इमल्सिफाइंग एजेंट आप लोग यूज़ करोगे वो ऑयली नेचर का होना चाहिए कि वाटरी नेचर का होना चाहिए? भाई ऑयली नेचर का होना चाहिए, क्योंकि ऑयल ज़्यादा अमाउंट में है। अब देखिए ऑयल मतलब क्या हो गया, लाइपोफिलिक, और लाइपोफिलिक हमारा देखिए इस HLB स्केल में लाइपोफिलिक कहाँ आ रहा है, 1 से 10 के बीच में। यानी कि हम लोग सिंपली बात करें तो जो भी सर्फेक्टेंट, जो भी हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट हम लोग जो है W/O इमल्सन में यूज़ करेंगे उसकी HLB वैल्यू यहाँ पे 1 से 10 के बीच में होनी चाहिए और वो हमारा लाइपोफिलिक होना चाहिए। अब इसी को उल्टा करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे ऑयल इन वाटर इमल्सन हम लोग यहाँ पे देखें तो वाटर ज़्यादा होगा ऑयल कम होगा, तो इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट हमारा किस नेचर का होना चाहिए, हाइड्रोफिलिक नेचर का होना चाहिए। तो इसमें जो इमल्सिफाइंग एजेंट हम लोग यूज़ करेंगे उसकी जो HLB वैल्यू है वो यहाँ पे 10 से 20 के बीच में देखने को मिलनी चाहिए। तो देखिए बस यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई है। जैसे यहाँ पे देखिए एन HLB नंबर रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ लाइपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट्स ऑफ द मॉलिक्यूल। हाई नंबर इंडिकेट अ हाइड्रोफिलिक। तो यहाँ पे देखिए हाई मतलब क्या है कि जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारा देखिए जब हाई है यानी कि 10 से लेके 20 तक है तो हमारा ये हाइड्रोफिलिक नेचर को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे देखिए हाई मतलब यहाँ पे लगभग 10 से 18, ठीक है, और इंडिकेट्स अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल एंड प्रोड्यूस एन O/W। अब यहाँ पे देखिए भाई हाई अगर हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे तो O/W का मतलब क्या है कि हमारा ऑयल इन वाटर यानी वाटर ज़्यादा होगा। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने जो है लो नंबर्स की तो यहाँ पे देखिए अगर लो नंबर है तो वो लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा और इसको हम लोग यहाँ पे जो है अपने W/O इमल्सन्स में यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑयल एंड वैक्सी मटेरियल्स हैव अ रिक्वायर्ड HLB नंबर विच हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट इमल्सिफाइंग एजेंट। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि हम लोग यहाँ पे अपने इमल्सन के टाइप से हम लोग यहाँ पे इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज़ करेंगे। अगर हमारा ऑयल जाता है तो हम लोग लाइपोफिलिक, वाटर जाता है तो हाइड्रोफिलिक। बाकी देखिए जैसे हम लोग एग्जांपल की बात करें तो लिक्विड पैराफिन हैज अ रिक्वायर्ड HLB वैल्यू ऑफ 4 टू ऑब्टेन अ W/O इमल्सन। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है कि अगर हमें मान लीजिए लिक्विड पैराफिन जो है अगर हमारा HLB वैल्यू इसकी 4 है, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे अगर इमल्सन में यूज़ करेंगे तो हमारा इमल्सन कौन से टाइप का होगा, W/O बनेगा, क्योंकि देखिए ये हमारा क्या है, लाइपोफिलिक है, तो इमल्सन भी हमारा क्या होगा, लाइपोफिलिक बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग अपने कुछ इमल्सिफायर्स की बात करें जो कि हमारा कह सकते हो HLB वैल्यूज जो है इनकी अगर हम लोग देखें तो हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल डिस्टरेट हो गया, ठीक है, इसकी HLB वैल्यू लगभग 1.5 होती है, तो इसका मतलब क्या है, ये लाइपोफिलिक नेचर का होगा। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इस तरीके से देखिए कुछ हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट है उनकी HLB वैल्यू है, 1-2 आप लोग याद कर लीजिएगा, 3-4 उतना सफिशिएंट रहेगा।
तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इमल्सिफाइंग एजेंट्स को जो है थोड़ा सा इमल्सन्स को अपने डिटेल में देखा। बाकी देखिए एक टॉपिक यहाँ पे इमल्सन में अभी भी बचा हुआ है और वो है हमारे यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन। अब प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन वैसे देखा जाए तो आप लोग के सिलेबस में डायरेक्टली कहीं बहुत दे तो नहीं रखा है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो सबसे हम लोग देखते हैं कि इमल्सन को हम लोग यहाँ पे किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो अब हम लोग बात करें यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन्स के बारे में। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो है अपने इमल्सन को 3 तरीके से बनाते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन का मतलब क्या हुआ, बनाना, यानी इमल्सन को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो हमें जो है 3 मेथड्स देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है ड्राई गम मेथड, दूसरा है वेट गम मेथड एंड थर्ड है हमारा बॉटल मेथड। तो इन तीनों को हम लोग थोड़ा एक एक करके देख लेते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे ड्राई गम मेथड की, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो हमारा, अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग एक चीज़ समझो कि जो हमारा इमल्सन की प्रिपरेशन है उसमें बेसिकली हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला ऑयल, दूसरा वाटर, ठीक है। ऑयल वाटर तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि इमल्सन बना रहा है, और उसके बाद हमें चाहिए गम। अब ये गम क्या होता है, गम होता है हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट, यानी ये जो हमारा गम है, ठीक है, ये यहाँ पे इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करता है हमारे इमल्सन की प्रिपरेशन में। तो देखो सबसे पहले जो ऑयल, वाटर और गम का रेशियो हमारे ड्राई गम मेथड में होता है वो होता है 4:2:1, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा ड्राई गम मेथड है, तो इसमें हमें बेसिकली एक मोल्टार और एक पेस्टल की रिक्वायरमेंट होती है। देखो मोल्टार पेस्टल क्या होता है, ये बेसिकली थोड़ा इस टाइप का होता है। आज के ज़माने में तो मतलब बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलता है, लेकिन पहले हमें जो है देखने को मिलता था, जिसमें मतलब हम लोग जो है मतलब जैसे हमारी दादी वादी होती थी ना, तो वो मतलब कूटने का काम करती थी। लाइक आप कह सकते हो जैसे धनिया वगैरह कूटना होता था ना, तो ये हमारा पिस्टल होता था। तो हम लोग बिल्कुल ऐसे मतलब राउंड घुमा के जो है इसमें जो है पेस्ट मतलब कूटने वगैरह का काम करते थे, ठीक है। आप लोग समझ सकते हो यार थोड़ा मतलब। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ आप लोग और जान लो कि जैसे ये जो हमारे मेथड्स हैं, ड्राई गम हो गया, वेट गम हो गया, तो आज के ज़माने में इनका मतलब काफ़ी कम यूज होता है, ठीक है। पहले के ज़माने में मतलब इनका बहुत ज़्यादा यूज होता था। अब यहाँ पे जैसे इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ड्राई गम मेथड में सबसे पहले हम लोग जो है ऑयल को लेंगे, ठीक है, और उसको जो है गम के साथ मिक्स कर देंगे और उसके बाद ट्राइटूरेट करेंगे। देखो ट्राइटूरेट मतलब क्या होता है, जैसे जो मतलब जो हमारा मोर्टार एंड पेस्टल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑयल को जो है गम के साथ मिक्स करेंगे, यानी हम लोगों ने इसमें जो है ऑयल डाला, ठीक है, और गम डाला, ठीक है, ऑयल और गम। और उसके बाद ट्राइटूरेट यानी कि ये जो हमारा ये जो हमारा पेस्टल है, ठीक है, इसको आप कह सकते हो कि हम लोग इसको गोल गोल घुमा के पीसने का काम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब ये हमारा हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग जो है थोड़े अमाउंट में वाटर को ऐड करेंगे और जो है ट्राइचुरेशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग उसको जो है घुमाना कंटिन्यू रखेंगे, कब, जब तक यहाँ पे एक क्लिकिंग साउंड ना आ जाए, ठीक है। यानी कि उसको घुमाते घुमाते जो हमारा जैसे हमारा ऑयल है, गम है और वाटर है, इन तीनों को मिक्स करते करते जब एक क्लिकिंग साउंड आ जाए तब तक हमें जो है घुमाते रहना है, ट्राइटूरेट करते रहना है। और उसके बाद देखो होगा क्या कि हमारी एक हार्ड और थिक क्रीम फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद देखो हम लोगों ने अभी तक सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट प्रिपेयर किया, ठीक है, यानी हम लोगों ने थोड़ा सा वाटर, थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा गम लिया। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी इमल्सन, यानी हमारा इमल्सन का एक बेस तैयार हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है रिमेनिंग वाटर यानी कि जितना और भी रिक्वायरमेंट है उतना वाटर को ऐड करके अपना हम लोग यहाँ पे फाइनल इमल्सन को प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो ड्राई गम मेथड में बेसिकली हमारा यही था। अब बात करें हम लोग यहाँ पे वेट गम मेथड की, तो देखो ये भी बिल्कुल ड्राई गम मेथड की तरह ही है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखो सबसे पहली बात, रेशियो एकदम सेम है, वहाँ पे भी 4:2:1 था, यहाँ पे भी सेम है। और इसमें भी हमें मोर्टार एंड पेस्टल चाहिए होता है। बस देखो यहाँ पे मेन डिफरेंस कहाँ पे आता है, हम लोग इसमें सबसे पहले वाटर को गम के साथ मिक्स करते हैं। देखो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, ऑयल को जो है गम के साथ मिक्स कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग वाटर को लेंगे और उसको गम के साथ मिक्स करेंगे। यानी वहां पे सबसे पहले ऑयल और गम था, यहाँ पे वाटर और गम है, बस इतना ही डिफरेंस है। और उसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब ये दोनों जो है मिक्स कर लेंगे और ट्राइचुरेट हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, और उसके बाद जो है जब हमारा एक बार ये दोनों मिक्स हो गए तो अब हम इसमें जो है रिक्वायर अमाउंट ऑफ ऑयल को ऐड करेंगे। देखो वहां पे सबसे पहले हम लोग ऑयल और गम को मिक्स कर रहे थे, उसके बाद वाटर को ऐड कर रहे थे, और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले वाटर और गम को मिक्स करेंगे फिर ऑयल को ऐड करेंगे, और उसके बाद हम लोग जो है इसको जो है मिक्स करना कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारा प्राइमरी इमल्सन बन ना जाए। और एक बार हमारा प्राइमरी इमल्सन बन गया तो हम लोग इसमें रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वाटर को ऐड करके अपना फाइनल इमल्सन को प्रिपेयर कर लेंगे। और अब बात करें हम लोग अपने बॉटल मेथड की, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे रेशियो जो है 2:2:1 हो जाता है। देखो उन दोनों में रेशियो सेम था, वहां पे क्या था 4:2:1, यहाँ पे है 2:2:1, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखना। अब यहाँ पे जो हमारा बॉटल मेथड है
इसको बेसिकली हम लोग जो है हमारे वोलाटाइल और नॉन विस्कस ऑयल्स के लिए यूज करते हैं। देखो वोलाटाइल मतलब क्या होता है, वोलाटाइल हमारा ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो खुले में रखने पर उड़ जाते हैं, ठीक है, यानी हवा में उड़ जाते हैं। जैसे हमारा पेट्रोल होता है, पेट्रोल आप लोगों ने सुना होगा कि अगर खुले में रखो तो उड़ जाता है। तो हमारे कुछ ऐसे ऑयल होते हैं जो वोलाटाइल नेचर के होते हैं, यानी खुले में रखने पर वो उड़ जाते हैं। तो अगर हम लोग जो है अपने वोलाटाइल ऑयल को जो है अपने ड्राई गम और वेट गम मेथड से प्रिपेयर करेंगे, तो उसमें देखो हम लोग मोर्टार और पेस्टल में जो है प्रिपरेशन करते हैं तो वो ओपन में होता है ना, तो वहाँ पे हमारा अगर ऑयल जो है वोलाटाइल नेचर का होगा तो उड़ जाएगा, तो हमें जो है हमारा इमल्सन जो है मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए इसमें हम लोग जो है बॉटल मेथड का यूज़ करते हैं। अब बॉटल क्या होता है, बॉटल में हम लोग जो है इसको पैक कर देते हैं, तो हमारा ऑयल जो है एटमॉस्फेयर में एक्सपोज नहीं होता है और उड़ने को नहीं पाता है। और जो हमारे नॉन विस्कस यानी कि जो बहुत ही पतले ऑयल होते हैं, विस्कस मतलब क्या होता है, गाढ़ापन, तो जो गाढ़े ऑयल्स होते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे ड्राई गम और वेट गम से प्रिपेयर करते हैं। और जो थोड़े मतलब नॉन विस्कस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं और वोलेटाइल नेचर के होते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे बॉटल मेथड से प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो एक चीज़ आप लोग और समझो कि ये जो बॉटल मेथड है इसमें प्रोसीजर बिल्कुल ड्राई गम मेथड की तरह होता है, ठीक है। तो ड्राई गम मेथड में क्या होता है, ऑयल को हम लोग गम के साथ मिक्स करते हैं, तो इसमें भी वही चीज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्राइचुरेशन नहीं होता है, यहाँ पे शेकन होता है, क्योंकि हम लोग बॉटल में कर रहे हैं तो बॉटल को हम लोग शेक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले ऑयल को गम के साथ मिक्स करेंगे, फिर शेक करते रहेंगे, और उसके बाद हम लोग अपने रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर को ऐड कर देंगे, यानी जितनी ज़रूरत है, और शेकिंग को कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारा प्राइमरी इमल्सन तैयार ना हो जाए। और एक बार हमारा प्राइमरी इमल्सन तैयार हो गया, फिर हम लोग उसमें रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर को ऐड करके अपना फाइनल इमल्सन को प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक। तो देखिए ये था हमारा यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, और इसी के साथ हमारा इमल्सन टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सस्पेंशन के बारे में। और यहाँ पे देखिए सस्पेंशन के अंदर यहाँ पे जितने भी टॉपिक है एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, ये सभी हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। तो यहाँ पे अब सस्पेंशन का पूरा लेक्चर हम वहीं से कंपाइल कर दे रहे हैं। तो अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो आप लोग देख सकते हो, बाकी अगर आप लोग को पता है तो आप लोग स्किप भी कर सकते हो। तो अब हम लोग यहाँ से सस्पेंशन को देखेंगे, जो कि हमारे पुराने लेक्चर्स का एक कॉम्पिलेशन होगा, और इसी के साथ हमारा यहाँ पे लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक बात पता चल चुकी है कि जो हमारी बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है उसके अंदर बेसिकली हमें दो फेज देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस फेज। अब अगर ये सारी चीज़ें आप लोग को नहीं पता है तो आप हमारे प्रीवियस 2 लेक्चर्स को देख सकते हैं, वहाँ मैंने इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमारा जो भी बाईफेजिक होता है, देखो बाईफेजिक के अंदर हमारे दो एग्जांपल्स हैं। पहला इमल्सन, इमल्सन को हम लोगों ने देख लिया। आज हम लोग बात कर रहे हैं सस्पेंशंस के बारे में। तो देखो यहाँ पे जैसे ये हमारा एक बाईफेजिक है, मान लो, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में हमें दो फेज देखने को मिलती है, जिसमें से एक होती है हमारी कॉन्टिन्यूअस फेज, ठीक है, एक होती है हमारी कॉन्टिन्यूअस फेज और दूसरी होती है हमारी डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी डिस्पर्स्ड फेस होती है वो यहाँ पे कम अमाउंट में होती है और कॉन्टिन्यूअस फेस यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में होती है। यानी हमारा अगर कोई बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है, ठीक है, जैसे हमारा इमल्सन या सस्पेंशन है, तो उसमें जो हमारा कॉन्टिन्यूअस फेस है वो ज़्यादा होगा और जो हमारा डिस्पर्स्ड फेस है वो थोड़े अमाउंट में होगा। तो इमल्सन में हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो हमारा डिस्पर्स्ड फेस था ये भी लिक्विड था और कॉन्टिन्यूअस फेस भी लिक्विड था। देखो डिस्पर्स्ड फेस इमल्सन में क्या होता था, ऑयल या फिर वाटर, ठीक है, और उसके बाद कॉन्टिन्यूअस फेज भी हमारा क्या था, ऑयल या फिर वाटर, ठीक है। यानी वो डिपेंड करता है हमारा टाइप ऑफ इमल्सन पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हमारा जो सस्पेंशन है ना, यहाँ पे मेन डिफरेंस कहाँ आने वाला है कि देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे जैसे जो हमारा बाईफेजिक सोल्यूशन है इसमें हमारी कॉन्टिन्यूअस फेज तो लिक्विड ही रहेगी, ठीक है। अब वो कुछ भी लिक्विड हो सकता है, ऑयल हो, वाटर हो या फिर कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो हमारा यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेस है, ठीक है, ध्यान से सुनना, जो हमारा डिस्पर्स्ड फेस है वो यहाँ पे सॉलिड हो जाएगा, ठीक है, सॉलिड। और सॉलिड में भी यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल्स, यानी बहुत ही छोटे छोटे हमारे, जैसे आप कह सकते हो कि हमारे ये जो सॉलिड के महीन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे, ये हमें यहाँ पे सस्पेंशंस में देखने को मिलेंगे। यानी सस्पेंशन में हमारा क्या होगा, सस्पेंशन में हमारा पहला तो लिक्विड होगा, ठीक है, यानी पहला हमारा लिक्विड होगा जो हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फेस, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेस, और डिस्पर्स्ड फेस हमारा क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल्स, यानी कि जो हमारा ये लिक्विड है, यानी जो हमारा कॉन्टिन्यूअस फेस है, इसमें हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हमें देखने को मिलेंगे एज अ डिस्पर्स्ड फेस इन सस्पेंशन, ठीक है। तो सस्पेंशन हमारा क्या होता है, सस्पेंशन होता है हमारा एक बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म जिसमें हमें फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड देखने को मिलते हैं लिक्विड में, ठीक है। यानी लिक्विड में हमें फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स जो है डिस्पर्स्ड यानी कि मिले हुए देखने को मिलेंगे।
अब यहाँ पे एक चीज़ देखो ध्यान देना कि फाइनली डिवाइडेड, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सॉलिड पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े साइज के हैं, बहुत ही महीन पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इनका साइज भी दिया हुआ है, इनका साइज होगा 0.5 माइक्रोन से 5 माइक्रोन तक, ठीक है। यानी कि बहुत ही छोटा साइज होगा यहाँ पे हमारे जो है डिस्पर्स्ड फेस का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इन सस्पेंशन यानी हमारे सस्पेंशन में जो हमारा डिस्पर्स्ड फेस है वो है सॉलिड पार्टिकल्स, और जो हमारा कॉन्टिन्यूअस फेस है वो है हमारा लिक्विड। बस इतना ही डिफरेंस है हमारे सस्पेंशन और इमल्सन में। इमल्सन में दोनों लिक्विड होते हैं और सस्पेंशन में क्या होता है, एक सॉलिड होता है एक लिक्विड होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। तो अब हम लोग बात करें यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशंस की, तो सस्पेंशंस को जो है हम लोग 3 अलग अलग कैटेगरी के बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें पहला है ऑन द बेसिस ऑफ जनरल क्लास, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, और तीसरा है इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। तो इन तीनों को हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। बाकी जो ये हमारा तीसरा वाला है, ठीक है, तो इसको हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है, जिसमें हमारे आते हैं फ्लॉकुलेटेड और डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जनरल क्लास। तो इसके अंदर बेसिकली हमें 4 टाइप के सस्पेंशंस देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है हमारा ओरल सस्पेंशन, दूसरा है हमारा टॉपिकल, थर्ड है हमारा पैरेंट्रल, एंड फोर्थ है हमारा ऑप्थेल्मिक। तो सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे ओरल सस्पेंशंस की। तो देखो जैसा इसका नाम है ओरल, ओरल मतलब क्या होता है, यानी कि जो हम माउथ से कंज्यूम करते हैं, ठीक है। यानी कि जैसा हमारा जो आप कह सकते हो कि हमारा जो सोल्यूशन के फॉर्म में, यानी कि जैसा हमारा पैरासीटामॉल सस्पेंशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिंपली जो है एक सस्पेंशन देखने को मिलेगा जो हमारा लिक्विड के फॉर्म में होगा, जिसको हम लोग जो है अपने माउथ से कंज्यूम करेंगे, ठीक है। और वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे टॉपिकल सस्पेंशंस की, तो देखो यहाँ पे इसका जैसा नाम है टॉपिकल, तो टॉपिकल का मतलब होता है हमारा स्किन, ठीक है। तो यहाँ पे इन सस्पेंशंस को हम लोग जो है एक्सटर्नल पर्पज के लिए अप्लाई करते हैं, और इसको हम लोग जो है अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। और पैरेंट्रल सस्पेंशन में क्या होगा कि सस्पेंशन को हम लोग जो है इंजेक्शन के थ्रू लेंगे, ठीक है। यानी हमारे इंजेक्शंस में जो है सस्पेंशन यहाँ पे फिल रहेगा, और उसको हम लोग जो है अपनी इंट्रावेनस या फिर इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा लेंगे। यानी सिंपल है, देखो इंजेक्शन से, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। अब यहाँ पे देखो पार्टिकल साइज जो है यहाँ पे बहुत ही छोटा होना चाहिए। यहाँ पे जैसा हमारा जो इंजेक्शन है, तो आपको पता है कि उसकी जो नीडल है वो कितनी पतली होती है, ठीक है। यानी बहुत ही स्मॉल सा होल होता है उसमें। तो यहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो बहुत महीन होने चाहिए सस्पेंशंस के अंदर, ठीक है, ताकि वो जो है इजीली बाहर आ सकें। और वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे अपने ऑप्थेल्मिक सस्पेंशंस की, तो देखो जैसा इसका नाम है ऑप्थेल्मिक, तो ऑप्थेल्मिक का मतलब होता है थोड़ा आई से रिलेटेड, आंखों से। तो यहाँ पे इन सस्पेंशंस को हम लोग जो है आई ड्रॉप्स के फॉर्म में लेते हैं। अब ऑप्थेल्मिक सस्पेंशंस का जो यहाँ पे साइज है वो बहुत ही ज़्यादा फाइन, यानी बहुत ज़्यादा महीन होना चाहिए, ठीक है। और नॉर इरिटेटिंग नेचर का होना चाहिए, यानी आंखों में जाके जो है इरिटेट नहीं होना चाहिए, और स्ट्राइल और आइजोटॉनिक होना चाहिए, यानी बहुत ही प्योर नेचर का होना चाहिए, ठीक है। और अब बात करें हम लोग अपने सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो ये है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। यानी कि जो हमारा सस्पेंशन है, तो उसमें हमारा जो डिस्पर्स्ड फेस है, जो कि सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे कॉन्टिन्यूअस फेस में, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे 2 टाइप हैं, जिसमें पहला है हमारा डाइल्यूट और दूसरा है हमारा कंसेंट्रेटेड। तो देखो डाइल्यूट में सिंपली जो हमारा सस्पेंशन है उसमें जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे 2 से 10% पर वॉल्यूम में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग बस सिंपली ऐसे समझो कि मान लो हमारा ये सस्पेंशन है, और इसमें जो हमारा कॉन्टिन्यूअस फेस है जो कि लिक्विड है, ठीक है, वो मान लो अगर 100 ml है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्पर्स्ड फेस है, यानी कि जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो 2 से 10% पर वेट बाई वॉल्यूम, यानी कि 2 से 10 ग्राम, यानी 2 से 10 ग्राम हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स यानी सॉलिड पार्टिकल्स हमारे 100 ml जो है सोल्यूशन में हमारे वाटर में अगर प्रेजेंट है, मान लो वाटर हमारा अगर कॉन्टिन्यूअस फेस हो गया, तो अगर हमारे 100 ml कॉन्टिन्यूअस फेस में हमारे 2 से 10 ग्राम डिस्पर्स्ड फेस यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो हमारा सस्पेंशन हो गया डाइल्यूट, ठीक है। और अगर उसी तरीके से जो हमारा कंसनट्रेटेड है, तो इसमें जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे 50% होंगे। यानी अगर 100 ग्राम यहाँ पे जो है हमारा कॉन्टिन्यूअस फेस है, ठीक है, जो कि लिक्विड है, तो यहाँ पे जो हमारी डिस्पर्स्ड फेस है, जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो 50% यानी 50 ग्राम होंगे। 50 ग्राम पर 100 ml। यहाँ पे ये देखो रेशियो होता है वेट बाय वॉल्यूम का। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप कंसंट्रेशन वाला हमारा लेक्चर ज़रूर देखना, वहाँ पे मैंने बहुत ही इजीली एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यार बस सिंपली समझ लो 50% और 2 से 10%, बस सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है कॉर्टिसोन एसिटेट सस्पेंशन, और इसका है जिंक ऑक्साइड। तो इसको आप लोग याद कर लेना, ठीक है।
और वहीं बात करें हम लोग अपने थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो ये हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में इसी को डिटेल में दे रखा है, ठीक है। तो ये है हमारा फ्लॉकुलेटेड और डी फ्लॉकुलेटेड। तो इन दोनों को हम लोग यहाँ पे बहुत ही डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस के बारे में, तो देखो अब आप लोग यहाँ से बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा अक्सर 5 या 7 नंबर में पूछा जाता है, यानी आप कह सकते हो कि हर साल ही पूछा जाता है, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से देखना। तो यहाँ पे जो हमारा फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन होता है, ठीक है, तो इसका नाम क्या है, फ्लॉकुलेटेड। तो यहाँ पे जो हमारे सस्पेंशन के सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लॉकुलेशन में चले जाते हैं, यानी कि वो यहाँ पे फ्लॉक्यूल्स को फॉर्म कर लेते हैं। अब फ्लॉक्यूल्स क्या होता है, तो फ्लॉक्यूल्स को आप लोग जो है कह सकते हो गुच्छा, ठीक है, गुच्छे टाइप को आप लोग जो है फ्लॉक्यूल्स बोल सकते हो। तो अब यहाँ पे फ्लॉक्यूल्स होता क्या है, हम लोग थोड़ा उसको समझ लेते हैं। जैसे हमारा ये सस्पेंशन है, ठीक है, ये हमारा सस्पेंशन है। अब यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे हमारा कॉन्टिन्यूअस फेस और डिस्पर्स्ड फेस। कॉन्टिन्यूअस फेस क्या है, लिक्विड है, ठीक है, और डिस्पर्स्ड फेस क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स। तो यहाँ पे देखो सब कुछ यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर ही होगा। तो यहाँ पे जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं डिस्पर्स्ड फेस के, अगर वो कंबाइन करके यहाँ पे फ्लॉक्यूल्स बना लेते हैं तो वो होता है हमारा फ्लॉकुलेटेड। अब फ्लॉक्यूल्स कैसे बनाएंगे आप लोग देखना, जैसे मान लो ये हमारे जो है डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। तो अब आप लोग ध्यान से देखना, मान लो अगर ये जो है कंबाइन करके, ठीक है, जैसे ये हमारे जो है मान लो ये आपस में जो है कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, जुड़ रहे हैं, और जुड़ के हमारे फ्लॉक्यूल्स यानी कि आप कह सकते हो थोड़ा गुच्छे टाइप का स्ट्रक्चर बना ले, ठीक है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये जैसे ये हमारा गुच्छे बन गए, ठीक है, यानी आपस में कंबाइन हो गए और गुच्छे के फॉर्म में यानी फ्लॉक्यूल्स के फॉर्म में अगर दिखने लगे, तो ये सस्पेंशन हो जाता है हमारा फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो है देख सकते हो कि हमारा जो सस्पेंशन है वहाँ पे जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे फ्लॉक्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अच्छा, यहाँ पे अब देखो ये जो फ्लॉक्यूल्स होता है ये बहुत ही लूज एग्रीगेट्स होते हैं, यानी कि देखो ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, यानी कि जैसे आप लोग ऐसे समझो कि ये जो हमारे फ्लॉक्यूल्स हैं, ठीक है, तो ये फ्लॉक्यूल्स ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली अटैच हैं, बस यहाँ पे देखो जुड़ गए हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी हम लोग हिलाएंगे तो ये फिर से अलग हो जाएंगे, यानी कि ये जो ये है ये हमारा फिर से जो है अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। देखो ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। तो अभी आप लोग को पता चलेगा कि देखो यहाँ पे ये फ्लॉक्यूल्स है और ये बहुत ही लूजली पैक होते हैं, यानी कि ज़्यादा हार्डली नहीं पैक होते हैं, बस यहाँ पे गुच्छे के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसीलिए हम लोग इसको फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन कहते हैं। अब यहाँ पे देखो जो हमारा फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होता है इसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब सेडिमेंटेशन क्या होता है, तो सेडिमेंटेशन होता है हमारा, जैसे हमारा ये जो मान लो सस्पेंशन है, ठीक है, तो सेडिमेंटेशन पहले होता है, सेडिमेंटेशन का मतलब है कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे आके हमारे जो है सस्पेंशन की बॉटम में आके इकट्ठा हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन, ओके, सिंपल है। देखो हम लोगों ने इमल्सन में देखा था ना क्रीमिंग को, तो जो हमारी डाउनवर्ड क्रीमिंग थी तो वही हमारी सेडिमेंटेशन आप लोग कह सकते हो। तो यहाँ पे देखो कोई क्रीमिंग रीमिंग तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड तो है नहीं। देखो वहाँ पे हमारा डिस्पर्स्ड फेस क्या था, लिक्विड था, यहाँ पे क्या है, सॉलिड है। तो यहाँ पे जैसे हमारा ये सस्पेंशन है तो इसमें जब हमारे सॉलिड पार्टिकल्स यहाँ पे बॉटम में बैठ जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है, यानी कि हमारा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें अगर देखने को मिले, जैसे आप लोग देख सकते हो बॉटम में आके इकट्ठा हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो हमारा फ्लॉक्यूलेटेड होता है इसमें सेडिमेंटेशन बहुत हाई होता है। क्यों हाई होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे हमारा ये जो मान लो अगर हमारा कोई छोटा छोटा पार्टिकल है तो वो यहाँ पे बैठने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब ये सब कंबाइन करके एक फ्लॉक्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो देखो इनका वेट यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। जैसे इसको बहुत ही सिंपली समझो कि आप लोग पानी में पत्थर डालो तो तुरंत जो है नीचे जाके बैठ जाएगा, ठीक है। वहीं अगर कोई हल्की सी चीज़ डालोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जब ये मतलब पास में कंबाइन होके बड़े हो जाते हैं तो इनका वेट ज़्यादा हो जाता है, तो इनका सेडिमेंटेशन यानी ये बहुत ही जल्दी से नीचे गिरने लगते हैं, ठीक है, और हमारे बॉटम में जाके इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये हमारे फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। अभी हम लोग यहाँ पे फ्लॉक्यूलेटेड और डीफ्लॉक्यूलेटेड में बहुत ही अच्छे से डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें डीफ्लॉक्यूलेटेड की, तो देखो यहाँ पे कहानी बिल्कुल उल्टी है। फ्लॉक्यूलेटेड में जो चीज़ें थी यहाँ पे बिल्कुल उसका अपोजिट है। यहाँ पे जो है कोई भी फ्लॉक्यूलेशन वगैरह नहीं होता है और इसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे सेपरेट एंटिटीज के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी बिल्कुल अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा जैसा सस्पेंशन होता है सिंपली, यानी हमारा जो सस्पेंशन है तो इसमें हमारे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये अलग अलग हमें देखने को मिलेंगे।
और इसके अंदर जो हमारा जैसे हमारा ये जो डिफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन है, इसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो होगा। क्यों स्लो होगा? क्योंकि अब यहाँ पे देखो, जैसे ये हमारे कंबाइन करके भारी हो गए थे तो तेजी से नीचे गिरने लगे, लेकिन जब ये हमारे छोटे छोटे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, स्लो होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को फ्लॉक्यूलेटेड और डिफ्लॉक्यूलेटेड में एक बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे उसको थोड़ा डीप में देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को सेडिमेंटेशन बताया था, सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेटलिंग डाउन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन ऑन द बॉटम ऑफ द लिक्विड, ठीक है। यानी सस्पेंशन के बॉटम में जब हमारे डिस्पर्स फेज जो है बैठ जाते हैं तो उसी को हम लोग यहाँ पे सेडिमेंटेशन कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डिफ्लॉक्यूलेटेड एंड फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। अब यहाँ पे हम लोग जो है हर एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल में समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात करें फ्लॉक्यूलेटेड और डिफ्लॉक्यूलेटेड में डिफरेंस में, तो सबसे पहले हमारा पार्टिकल्स फॉर्म लूज एग्रीगेट। देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि फ्लॉक्यूलेटेड में क्या होता है कि हमारा फ्लॉक्यूल्स देखो फॉर्म तो होता है लेकिन बहुत ही लूजली पैक होता है, यानी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होता है, यानी ये बहुत ही आसानी से जो है फिर से अलग भी हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो हमारे पार्टिकल्स जो है सेपरेटली एंड मतलब एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे कोई फ्लॉक्यूलेशन वगैरह होता नहीं है, सब अलग अलग रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है, जैसा आप लोगों को पता है। यहाँ पे क्या होता है? लो होता है। अब यहाँ पे जो हमारा सेडिमेंट है वो बहुत तेजी से फॉर्म होता है, यानी सेडिमेंट क्या होता है? वही जो हमारा, जैसे हमारा जब सेडिमेंटेशन होता है तो हमारे जो पार्टिकल्स नीचे आके बैठ जाते हैं, तो वो जो बैठना है ना, तो जब बैठ जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सेडिमेंट। तो यहाँ पे बहुत ही तेजी से सेडिमेंट होता है, यहाँ पे स्लो होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा जो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन है ये यहाँ पे डजेंट फॉर्म हार्ड केक, यानी कि कोई हार्ड केक वगैरह नहीं फॉर्म करते हैं। अब केक क्या होता है यहाँ पे? मतलब केक हमारा खाने वाला केक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे केक किसको बोला जाता है, आप लोग ध्यान से समझना। जब हमारा यहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, हमारा जैसे सस्पेंशन है, और मान लो हमारा ये जैसे डिफ्लॉक्यूलेटेड है, ठीक है, तो यहाँ पे जब हमारे डिफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, जैसे ये हमारा गुच्छा हो गया, ठीक है, तो ये जब आके जो है हमारी बॉटम में बैठ जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे। देखो अब ऐसा तो होता नहीं है कि यहाँ पे 3-4 होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना। तो ये सब जब आके यहाँ पे बैठ जाते हैं, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे ये थोड़ा मतलब एक बहुत ही जैसे क्रीम टाइप का, केक टाइप का फॉर्म कर लेते हैं। देखो यहाँ पे केक जो है इसी को बोला जाता है, ठीक है, कि जब यहाँ पे हमारे जो भी पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे जब बॉटम में आके बैठ जाते हैं, ठीक है, तो हमें जो है एक केक टाइप का माहौल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखो, जैसे जो हमारा फ्लॉक्यूलेटेड है इसमें हमें बहुत ही हार्ड केक नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे केक बहुत अच्छा नहीं लगता है, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो जैसे गुच्छे में होते हैं तो केक जो है बहुत ही हार्ड नहीं होता है। लेकिन ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो डिफ्लॉक्यूलेटेड है इसमें बहुत ही हार्ड केक बनता है। अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को थोड़ा अजीब लगे लेकिन यही होता है, अभी आप लोग को पता चलेगा। देखो यहाँ पे क्या है कि हमारा जैसे ये डिफ्लॉक्यूलेटेड है, तो डिफ्लॉक्यूलेटेड में क्या होता है? पार्टिकल्स हमारे अलग अलग रहते हैं। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे रेट ऑफ सेडिमेंटेशन लो होता है, यानी बहुत ही स्लो होता है। लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन होता ही नहीं है, सेडिमेंटेशन होता है, बहुत ही स्लो होता है। लेकिन यहाँ पे देखो होता क्या है कि देखो, पहली बात तो यहाँ पे सेडिमेंटेशन बहुत ही स्लो होता है, चलो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे जब सेडिमेंटेशन होता है तो बहुत ही बुरी तरीके से होता है, यानी कि आप लोग ऐसे समझो कि जैसे यहाँ पे जैसे जो हमारा फ्लॉक्यूलेटेड था, तो यहाँ पे जब हमारा मतलब सेडिमेंटेशन होता है तो ये तो बहुत ही मतलब अलग अलग होते हैं, ज़्यादा स्पेस नहीं लेते हैं, ठीक है, और एक बहुत ही हार्ड केक वगैरह नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जब सेडिमेंटेशन होता है, यानी यहाँ पे जो हमारे पार्टिकल्स हैं, एक बार जब वो यहाँ पे नीचे आके बैठ जाते हैं, देखो आते बहुत स्लोली हैं, यानी कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है स्लो, लो है, लेकिन एक बार जब आ गए तो यहाँ पे बहुत ही जो है एक बहुत ही हार्ड केक देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं तो इन ये सब मतलब एक दूसरे के ऊपर आके चिपक जाते हैं, और हमें जो है एक मतलब एक आप कह सकते हो बहुत ही हार्ड जो है एक लेयर देखने को मिलने लगती है, ठीक है, यानी सारे पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे अटैच हो जाते हैं और हमें जो है एक बहुत ही हार्ड केक देखने को मिलता है। अब देखो आप लोग इसको जो है अपने घर में भी ट्राई करके देख सकते हो। आप लोग क्या करना कि थोड़ी सी मिट्टी लेना, ठीक है, या फिर थोड़े से बालू के पार्टिकल्स अगर कहीं से मिल जाए तो आप लोग उसको लो और उसको जो है पानी में डालना। तो देखो क्या होगा कि पहले तो बालू के पार्टिकल्स जो है पानी में मतलब ऊपर आप लोगों को मिलते हुए दिखेंगे, लेकिन एक बार जब वो बैठ जाएंगे, मेरी बात सुनना ध्यान से, एक बार जब बालू के पार्टिकल्स यहाँ पे आपके पानी में बैठ जाएंगे तो वो जो है बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। फिर आप लोग अगर अपने ग्लास को उल्टा भी कर दोगे तो पानी गिर जाएगा लेकिन वो बालू नहीं गिरेगा, बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। देखो आई होप कि मैं आप लोगों को थोड़ा समझा पा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो आई होप कि आप लोग थोड़ा समझ रहे होगे।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि जो हमारा सेडिमेंट है, देखो हार्ड केक सेडिमेंट ये सारी चीज़ें लगभग एक ही है, ठीक है। केक सेडिमेंट आप लोग बिल्कुल मतलब सेम चीज़ें होती हैं। आप लोग इसको सेडिमेंट भी कह सकते हो और केक भी कह सकते हो। केक और सेडिमेंट यहाँ पे एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। अब यहाँ पे जो हमारा सेडिमेंट है वो इजीली रीडिस्पर्स्ड हो जाता है, जबकि यहाँ पे क्या है कि हमारा सेडिमेंट जो है बहुत ही डिफिकल्टली रीडिस्पर्स्ड होता है। अब यही हमारी जो है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ध्यान से सुनना। जैसे हमारा ये क्या है, फ्लॉक्यूलेटेड है, और ये हमारा क्या है, डी फ्लॉक्यूलेटेड। तो जो हमारा फ्लॉक्यूलेटेड है, तो यहाँ पे हमारा जब सेडिमेंटेशन होगा तो यहाँ पे देखो जैसे हमारे गुच्छे हैं, ठीक है, बहुत सारे फ्लॉक्यूल्स हैं। तो फ्लॉक्यूल्स जो है आके जो है बॉटम में बैठ जाएंगे, ठीक है। और हमारा जो है कुछ इस टाइप का माहौल देखने को मिलने लगेगा, यानी कि आपस में चलो बैठ गए हैं। लेकिन यहाँ पे देखो इनके बीच में जो है अच्छा खासा स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे जो है बहुत एक दूसरे से बहुत ही स्ट्रांगली अटैच नहीं है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भाई बहुत ही अच्छे से अटैच हो गए। अब यहाँ पे देखो रीडिस्पर्स, रीडिस्पर्स का मतलब क्या होता है कि हम लोग जब अपने सस्पेंशन को हिलाएं, ठीक है, अगर मान लो हम लोग अपने सस्पेंशन को पकड़ के हिला रहे हैं तो पार्टिकल्स जो है, ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो फिर से जो है आसानी से रीडिस्पर्स यानी कि फिर से हमारे सस्पेंशन में पूरी तरीके से फैल जाए। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आप लोगों ने डोजेज फॉर्म पढ़ा है, डोजेज फॉर्म, तो डोजेज फॉर्म में हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारी जो कोई दवा होती है, कोई भी दवा हो, वो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। पहला होता है हमारा एपीआई और दूसरा होता है हमारा एक्सीपिएंट। अब यहाँ पे सस्पेंशन भी तो हमारी एक टाइप की दवाई है, तो हमारा जो सस्पेंशन होता है इसमें भी तो हमारा एपीआई और एक्सीपिएंट होता है ना। तो अब आप लोग यहाँ पे देखो, हमारा यहाँ पे जो सस्पेंशन होता है, यहाँ पे हमारा एपीआई क्या होता है, हमारा एपीआई यही सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। यानी ये जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं हमारे लिक्विड में, देखो लिक्विड तो हमारा एक्सिपिएंट होता है सस्पेंशन में, यानी हमारी सस्पेंशन में जो हमारी कॉन्टिन्यूअस फेस है वो तो यहाँ पे एक्सिपिएंट का काम करती है। जो हमारा मेन एपीआई होता है वो हमारे यही सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेस के फॉर्म में रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारा मान लो ये हमारा कोई सस्पेंशन है, ठीक है, जैसे हमारा पैरासीटामॉल सस्पेंशन है मान लो। तो यहाँ पे जैसे हमारा जो लिक्विड है वो तो हमारा व्हीकल है, यानी वो तो हमारा एक्सिपिएंट है। हमारी मेन दवा यानी मेन पैरासीटामॉल हमारा यही है, ठीक है, ये जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि जैसे अगर हमें जो है मान लो ये दवा हमें पीनी है, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें ये लिक्विड चाहिए कि हमें ये सॉलिड पार्टिकल्स चाहिए। देखो दवा तो हमारी ये सॉलिड पार्टिकल्स है ना, पैरासीटामॉल की जो मेन प्रॉपर्टी है वो तो इन सॉलिड पार्टिकल्स में है। ये लिक्विड तो हमारा बस व्हीकल का काम कर रहा है। तो अगर हमें सस्पेंशन चाहिए तो हमें ये लिक्विड पार्टिकल्स जो है पीने चाहिए ना, यानी कि हमारा जैसे हमारा जो सस्पेंशन है तो उसमें अगर हम लोगों ने एक ढक्कन लिया तो अगर उसमें हमारा सिर्फ ये लिक्विड आ रहा है तो ये हमारे किसी काम का है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये हमें कोई असर नहीं दिखा। जब इस लिक्विड पार्टिकल्स में हमारे जो है सस्पेंशन यानी कि हमारा जो सॉलिड पार्टिकल्स है, जो हमारा पैरासीटामॉल है, जो हमारा मेन एपीआई है, जब ये आएगा तब हमें जो है असर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो जो हमारा सस्पेंशन होता है, ठीक है, तो उसमें हमारे ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये यहाँ पे क्या होता है, नीचे आके बैठ जाते हैं, ठीक है, नीचे आके बैठ गए। अब हमें जो है अगर जो है अपनी दवा को पीना है, ठीक है, तो उसको हम लोग जब फिर से सेक करेंगे, हिलाएंगे, तब क्या होगा, ये सॉलिड पार्टिकल्स जो है फिर से मिल जाएंगे और तब जो है हम लोग जब अपनी दवा को पियेंगे तब हमें अच्छा असर देखने को मिलेगा। अब आप लोग अगर ध्यान से कभी नोटिस करोगे तो हमारा जो सिरप होता है जो हमारा सस्पेंशन के फॉर्म में होता है उसमें पीछे जो है साफ मेंशन होता है सेक वेल बिफोर यूज, यानी पीने से पहले सिरप को अच्छी तरीके से हिलाइए ताकि जो हमारा सस्पेंशन के सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो फिर से जो है सिरप में मिल जाए, क्योंकि ये क्या होता है, ये बैठ जाते हैं। अब आप लोग यहाँ पे देखना, हम लोग बात कर रहे थे फ्लॉक्यूलेटेड और डीफ्लॉक्यूलेटेड के बारे में। तो जो हमारा फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन है तो इसमें हमारे सॉलिड पार्टिकल्स क्या है, एग्रीगेट्स फॉर्म कर लेते हैं, यानी फ्लॉक्यूल्स फॉर्म कर लेते हैं। तो अगर ये फ्लॉक्यूल्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, और अब ये जाके हमारी बॉटम में बैठ जाते हैं, तो अब आप लोग मुझे एक बात बताओ कि हमारा जो है स्टेबल सस्पेंशन कौन सा होगा, अच्छा कौन सा होगा। अब आप लोग बोलोगे डीफ्लॉक्यूलेटेड अच्छा होगा, क्योंकि इसमें तो हमारे सॉलिड पार्टिकल जो है अलग अलग रहते हैं, तो ये हमारा ज़्यादा अच्छा हुआ। लेकिन यही तो सबसे बड़ा खेल होता है कि यहाँ पे सबसे मेन बात यह है कि हमारा डीफ्लॉक्यूलेटेड नहीं अच्छा होता है, हमारा फ्लॉक्यूलेटेड अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे जो हमारा डीफ्लॉक्यूलेटेड है ये बहुत ही हार्ड केक फॉर्म कर लेता है जब यहाँ पे हमारा सेडिमेंटेशन होता है। देखो सेडिमेंटेशन हमारे सस्पेंशन में जरूर होता है क्योंकि हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं तो नीचे आके बैठेंगे, नीचे आके बैठने को ही हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सेडिमेंटेशन है बहुत ही हार्ड होता है। यहाँ पे एक बार नीचे आके बैठ गए तो हमारा सस्पेंशन को हम लोग कितना भी हिला ले ये पार्टिकल्स जो है नीचे ही बैठे रहेंगे। अब आप लोग अगर अपने घर में कोई ऐसा सिरप हो जो बहुत दिन पुराना हो गया हो और अगर वो सस्पेंशन के फॉर्म में रहा होगा तो आप लोग नोटिस करोगे कि
उस सिरप में ना नीचे आप लोग को सॉलिड पार्टिकल्स की केक देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप लोग उसको कितना भी हिलाओ, ठीक है, वो अलग ही नहीं होंगे। यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर वगैरह दोगे तो हो सकता है अलग हो जाए, वरना आसानी से तो नहीं होंगे। लेकिन जो हमारा फ्लॉक्यूलेटेड होता है, तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें हमारे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो फ्लॉक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे देखो एक बार बैठ तो जाते हैं, लेकिन एक बार आप लोगों ने इसको हिलाया, ठीक है, यानी अपने सिरप को अगर मान लीजिए हमारा सस्पेंशन है और इसको आप लोगों ने जो है सेक किया यानी हिलाया, तो ये तुरंत जो है आसानी से जो है रीडिस्पर्स हो जाएंगे। तो मैंने आप लोग को बताया था ना, ये लूज एग्रीगेट फॉर्म करते हैं, यानी कि बहुत ही मतलब लूजली पैक होते हैं। तो इसको आप लोग थोड़ा सा भी हिलाओगे तो ये तुरंत जो है वापस जो है हमारे पूरे जैसे सस्पेंशन में जाके फैल जाएंगे, और हमें जो है, और तब अगर हम लोग जो है मान लो अगर सस्पेंशन ले रहे हैं तो हमें जो है ये सॉलिड पार्टिकल्स भी देखने को मिलेंगे और हमारा सस्पेंशन एक अच्छा सस्पेंशन होगा। तो देखो यार, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा मैंने आप लोग को कंफ्यूज कर दिया है, बट देखो आप लोग अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मतलब आप लोग जो है थोड़ा सा पीछे जाओ, ठीक है, और एक बार दोबारा से देखो। देखो एक बार आप लोग दोबारा से देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो दो बार देखो, बट समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने जो है हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। बट देखो काफ़ी नई चीज़ें थी तो आप लोग को कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जो है अगर कन्फ्यूज हो तो एक बार दोबारा से देखो। आई होप कि आप लोग को डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। और देखो यहाँ पे जो हमारा फ्लॉक्यूलेटेड होता है, तो ये यहाँ पे अनप्लीजेंट होता है अपीयरेंस, यानी कि ये जो दिखने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, जबकि हमारा डीफ्लॉक्यूलेटेड दिखने में ज़्यादा अच्छा होता है। और इसीलिए बोला गया है कि अगर कोई चीज़ दिखने में अच्छी है तो ज़रूरी नहीं कि वो हमारे लिए भी अच्छी हो। देखो डीफ्लॉक्यूलेटेड दिखने में ज़्यादा अच्छा होता है लेकिन हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये एक अच्छा सस्पेंशन नहीं होता है। और फ्लॉक्यूलेटेड क्या है, दिखने में बेकार है लेकिन हमारे काम का है। अब देखो दिखने में क्यों बेकार है क्यों अच्छा है, तो बहुत ही सिंपल है यार। अब आप लोग इसको ध्यान से देखो, जैसे हमारा ये सस्पेंशन है फ्लॉक्यूलेटेड, तो यहाँ पे हमें गुच्छे वगैरह देखने को मिल रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा डीफ्लॉक्यूलेटेड है इसमें हमें बिल्कुल एकदम अच्छा सा सस्पेंशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो है दिखने में भले अच्छा है बट काम का नहीं है, अच्छा नहीं है, ये अच्छा यही वाला है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। और जैसा मैंने आप लोग को बताया कि जो हमारा फ्लॉक्यूलेटेड है वो मोर स्टेबल है और डीफ्लॉक्यूलेटेड क्या है, वेरी लेस स्टेबल है। देखो आप लोग एक चीज़ बहुत ही सिंपली आप समझ लो, मैं आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट में सारा रिवीजन करा देता हूँ कि हमारा फ्लॉक्यूलेटेड और डीफ्लॉक्यूलेटेड में मेन डिफरेंस कहाँ पे है, क्यों ये ज़्यादा अच्छा है क्यों कम अच्छा है। क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो फ्लॉक्यूल्स के फॉर्म में, तो जब ये हमारा हार्ड केक नहीं फॉर्म करते हैं तो इस ये जो है इजिली रीडिस्पर्स हो जाते हैं, यानी हिलाने पे दोबारा से ये जो है मतलब वापस जो है ब्रेक हो जाते हैं और टूट जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक बार अगर जो है सेडिमेंट या फिर केक फॉर्म हो गया तो वो दोबारा अलग ही नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा बहुत ही बेकार हो जाता है। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हमारा सॉलिड पार्टिकल्स जो है अलग अलग रहे। यहाँ पे स्टार्टिंग में तो अलग होते हैं लेकिन एक बार जब यहाँ पे ये जो केक को फॉर्म कर लेते हैं तो दोबारा ये जो है अलग बिल्कुल नहीं होते हैं और हमारे लिए बेकार हो जाते हैं। तो यार आज का लेक्चर वैसे भी काफ़ी लंबा हो रहा है, बट आई होप कि आप लोग को आज के लेक्चर से कुछ तो बेनिफिट जरूर होगा, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है कि आप लोग को सस्पेंशन मतलब बहुत ही अच्छे से समझा सकूं, स्पेशली फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड, क्योंकि इसमें यार बहुत कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है। लोगों को यही लगता है कि डीफ्लॉक्यूलेटेड ज़्यादा अच्छा है जबकि हमारा अच्छा होता है फ्लॉक्यूलेटेड। अब उसके पीछे जो भी रीजंस थे मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे सस्पेंशन के एडवांटेजेस की, तो जो हमारा सस्पेंशन होता है तो ये हमारी कुछ दवाओं की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, यानी कुछ दवाएं हमारी सस्पेंशन के फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल रहती हैं, जैसे हमारा प्रोगेन हो गया और पेनिसिलिन जी हो गया। अब इसके अंदर अगर हमारी कोई ड्रग है उसका टेस्ट यहाँ पे अच्छा नहीं है, ठीक है, यानी हमारे जैसे जो डिस्पर्स फेज के सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे खराब टेस्ट में है, तो हम लोग जो है उसमें अच्छा सा लिक्विड यानी कि अच्छे से टेस्ट का लिक्विड मिक्स करके उसके टेस्ट को यहाँ पे हाइड कर सकते हैं, मास्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा सस्पेंशन है वो यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की प्रिपरेशंस में यूज किया जाता है, जैसा मैंने आप लोग को बताया था। और उसके बाद बात करें तो जो हमारा सस्पेंशन है वो यहाँ पे हाइयर रेट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, आप लोग शॉर्ट में समझो, जैसे हमारी जितनी भी दवा है तो वो जब यहाँ पे ब्लड में पहुँचती हैं तो उसी को हम लोग यहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सस्पेंशन है इसमें हमें बहुत ही अच्छी बायो अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे जैसे हमारा जो बायो अवेलेबिलिटी का ऑर्डर है वो होता है, हमारा सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा देता है, सस्पेंशन उससे कम, कैप्सूल उससे कम और टैबलेट उससे कम, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें हम लोग यहाँ पे डिसएडवांटेजेस की, तो यहाँ पे देखो इसकी जो है रिक्वायर शेकिंग, तो जैसे मैंने आप लोग को बताया कि सस्पेंशन को जो है लेने से पहले हमें शेक करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स है वो हमें जो है मिल सकें। और यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर इनएक्यूरेसी वगैरह देखने को मिलती है।
इनएक्यूरेसी क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि अगर मान लो हमारा कोई सस्पेंशन है और उसको हम लोगों ने शेक किया और उसके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो अच्छे से नहीं मिले, तो हम लोग जो पिएंगे वो क्या होगा? लिक्विड होगा, और वो हमारे किसी काम का है? वो हमारी मतलब बीमारी को ठीक ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे इनएक्यूरेसी हो जाती है। और पैकिंग, हैंडलिंग और स्टोरेज डिफिकल्ट होती है क्योंकि ये लिक्विड डोजेज फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब काफ़ी सारी दिक्कतें देखने को मिलती है, लीकेज वगैरह ना हो जाए। और सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि सेडिमेंटेशन तो जरूर होता है। देखो कोई भी सस्पेंशन हो सेडिमेंटेशन तो जरूर होगा, लेकिन अब यहाँ पे डीफ्लॉकुलेटेड है तो वहाँ पे सेडिमेंटेशन बहुत हार्ड होगा और हमारा जो है सस्पेंशन बेकार ही हो जाएगा। और फ्लॉकुलेटेड है तो सस्पेंशन जो है सेडिमेंटेशन होगा, लेकिन फिर से जो है हम लोग जो है उसको रीडिस्पर्स कर सकते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन के बारे में, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारा सस्पेंशन है उसको हम लोग बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा एडिटिव्स या फिर एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन, यानी सस्पेंशन की फॉर्मुलेशन में कौन कौन से एडिटिव्स या फिर एक्सिपिएंट्स को हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें बेसिकली हमारे ये सारे एडिटिव्स या फिर एक्सिपिएंट्स आ जाते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो आप लोग एक चीज़ ध्यान देना कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो टॉपिक है हमारा, ये डायरेक्टली फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन के नाम से बुक में दिया रहता है। तो आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज मत होना, फॉर्मुलेशन अगर दिया है तो आप लोग को यही सारी चीज़ें लिख के आनी है। तो इसमें हमारे ये सारे कुछ एक्सिपिएंट्स यूज होते हैं, जिसमें पहला है हमारा सस्पेंडिंग या फिर फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट्स, दूसरा है वेटिंग एजेंट्स, थर्ड है हमारा विस्कोसिटी एनहांसिंग एजेंट्स, फोर्थ है बफर्स, फिफ्थ प्रिजर्वेटिव्स, फिर कलरिंग, फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो है इन सबको थोड़ा एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे सस्पेंडिंग एजेंट्स के बारे में। तो देखो जैसा हम लोगों ने देखा कि हमारा इमल्सन में क्या यूज होता था, इमल्सीफाइंग एजेंट्स। और इमल्सीफाइंग एजेंट्स क्या करता था, ऑयल और वाटर को मिक्स करने का काम करता था, यानी कि जो हमारी डिस्पर्स्ड फेज थी और कॉन्टिन्यूअस फेज थी उनको आपस में जो है मिलाए रखने का काम करता था। तो यहीं पे हमारा सस्पेंडिंग एजेंट्स क्या करता है, हमारा जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है जो कि हमारा डिस्पर्स्ड फेस होता है और जो लिक्विड होता है जो कॉन्टिन्यूअस फेस होता है सस्पेंशन में, उन दोनों को आपस में मिक्स रखने का काम करता है। अब यहाँ पे सस्पेंडिंग एजेंट्स को हम लोग जो है फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट्स के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि हमें कैसा सस्पेंशन चाहिए, फ्लॉक्यूलेटेड, क्योंकि डीफ्लॉक्यूलेटेड हमारे किसी काम का नहीं होता है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट्स के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, हमारा जो भी सॉलिड पार्टिकल्स है उनको फ्लॉक्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और जिसकी वजह से हमें जो है एक स्टेबल सस्पेंशन देखने को मिलता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे वेटिंग एजेंट्स के बारे में, तो ये क्या करता है, ये जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड मीडियम है उनके बीच में जो हमारा सरफेस टेंशन है उसको यहाँ पे रिड्यूस कर देता है और हमारे सस्पेंशन को यहाँ पे एक स्टेबल सस्पेंशन बनाने में हेल्प करता है। और विस्कोसिटी एनहांसिंग एजेंट्स की बात करें तो ये हमारे सस्पेंशन की विस्कोसिटी को इनहांस कर देता है, यानी बढ़ा देता है, ताकि जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो जल्दी से सेटल डाउन ना हो। अब देखो आप लोग को पता है कि हमारे सस्पेंशन में क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो नीचे जाके बैठ जाते हैं, यानी सेडिमेंटेशन को फॉर्म कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने सस्पेंशन को थोड़ा सा विस्कस यानी कि गाढ़ा बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि देखो अगर कोई गाढ़ा लिक्विड है तो उसमें जल्दी से कोई भी चीज़ नीचे नहीं जाएगी। जैसे आप लोग शहद में अगर कोई चीज़ डालो, ठीक है, तो वो जल्दी से नीचे नहीं बैठेगी, लेकिन अगर पानी में डालोगे तो तुरंत जाके नीचे बैठ जाएगी। तो इसीलिए हम लोग अपनी सस्पेंशन में विस्कोसिटी इनहांसिंग एजेंट्स का यूज करते हैं, जो सस्पेंशन की विस्कोसिटी यानी कि उसके गाढ़ेपन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो जल्दी से नीचे नहीं जाते हैं और हमारा सस्पेंशन यहाँ पे स्टेबल रहता है। और वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे बफर्स के बारे में, तो देखो बफर्स को तो हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में देखा ही है। बफर्स क्या करता है, हमारे कोई किसी भी फॉर्मुलेशन के पीएच को जो है मेंटेन रखता है, यानी कम या ज़्यादा नहीं होने देता है। तो बफर्स क्या करता है, ये हमारे सस्पेंशन के डिजायर्ड पीएच रेंज को स्टेबल रखता है। और प्रिजर्वेटिव्स की बात करें तो ये हमारे सस्पेंशन में माइक्रोबियल ग्रोथ को जो है प्रिवेंट करता है। अब अगर देखो आप लोग को एडिटिव्स, एक्सिपिएंट्स ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप हमारा लिक्विड डोजेज फॉर्म वाला लेक्चर देख सकते हो, वहाँ पे इन सबको हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में देखा था। और बात करें हम लोग अपने कलरिंग एजेंट्स के बारे में, तो इसमें हम लोग जो है टाटाराजाइन, एरिथ्रोसाइन, इन सारे कलरिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं। और फ्लेवरिंग एजेंट्स में हम लोग जो है वनीला, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, इन सारे फ्लेवर्स का यूज़ करते हैं। और स्वीटनिंग एजेंट्स में हम लोग जो है सुक्रोज, सैकरिन, इन सारे जो है सब्सटेंस का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो जो हमारा कलरिंग, फ्लेवरिंग और स्वीटनिंग एजेंट्स होता है, इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग जो है ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स पूछ लिया जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स का मतलब क्या है, कलरिंग, फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट्स। अगर इन तीनों को एक साथ कोई नाम दिया जाए तो वो होता है हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फाइनली बात करें अपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में,
तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है, उसको हम लोग जो है फाइन पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि हमारे सस्पेंशन में जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो बहुत महीन होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत बड़े बड़े साइज के हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है अपने इनसॉल्युबल पाउडर, यानी कि जो हमारा सॉलिड पार्टिकल्स है जिसको हम लोगों ने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसको हम लोग जो है एक मोर्टार में ले लेंगे। अब मोर्टार एंड पेस्टल हम लोगों ने इमल्सन में देखा था क्या होता है। मोर्टार एंड पेस्टल में ही बेसिकली हम लोग जो है अपने इमल्सन एंड सस्पेंशन को जो है प्रिपेयर करते हैं। अब देखो यहाँ पे इनसॉल्युबल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि देखो क्या है कि ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं हमारे सस्पेंशन में, जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं लिक्विड में। अगर सॉल्युबल हो जाएंगे तो हमारा सस्पेंशन बनेगा ही नहीं, तब तो वो हमारा सोल्यूशन बना लेंगे। जैसे अगर बात करें तो नमक को आप लोग पानी में मिलाते हो तो नमक पानी में सॉल्युबल होता है तो वो मिल जाता है, तो मिलने के बाद क्या होता है, वो सस्पेंशन थोड़ी हो गया, वो तो एक सॉल्यूशन बन जाता है। सस्पेंशन क्या होता है, जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स ना मिले, अलग अलग दिखें। जैसे पानी में आप लोग जो है थोड़ा बालू वगैरह मिलाओ तो वो नहीं मिलेगा, तो इनसॉल्युबल होना चाहिए, ठीक है। जो सॉलिड पार्टिकल्स हमारे लिक्विड मीडियम में इनसॉल्युबल होते हैं वही हमारे सस्पेंशन को फॉर्म करते हैं, ठीक है, तभी जाके हमारा सस्पेंशन बनता है। अब उसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे कि अपने सफिशिएंट लिक्विड या फिर व्हीकल को उसमें जो है ऐड कर लेंगे अपने मोर्टार में, और उसके बाद उसका एक स्मूथ पेस्ट बना देंगे। आप लोग इसको बिल्कुल इस तरह समझो, जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारा मोर्टार हो गया, ठीक है, मान लो ये हमारा एक मोर्टार है। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने अपने सस्पेंशन के सॉलिड पार्टिकल्स को ऐड किया, ठीक है, जो पाउडर के फॉर्म में थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, अपने पाउडर्स को ऐड किया। अब उसके बाद देखो हम लोगों ने क्या किया, ऐड सफिशिएंट लिक्विड, यानी कि अब हम लोगों ने अपने लिक्विड को ऐड कर दिया, ठीक है, जितना रिक्वायर्ड है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इन सबको जो है हमारे पेस्टल, देखो पेस्टल हमारा कुछ इस टाइप का होता है, तो पेस्टल से हम लोगों ने क्या किया, इसको जो है राउंड राउंड घुमा के हम लोगों ने एक स्मूथ पेस्ट बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नाउ ऐड एनी नॉन वोलाटाइल सॉलिड इंग्रेडिएंट इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमें ज़रूरत है, ठीक है, यानी कि जो हमारे एक्सिपिएंट्स थे अगर उसमें हमारा कोई नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस है तो अब हम लोग उसको ऐड कर लेंगे, यानी कि थर्ड नंबर पे हम लोगों ने क्या किया, नॉन वोलाटाइल को ऐड कर लिया। अगर प्रेजेंट है यानी कि अगर ज़रूरत है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। और उसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग अपने कोई वोलाटाइल सब्सटेंस को ऐड करेंगे, यानी कि इफ़ रिक्वायर्ड, देखो इफ़ रिक्वायर्ड यानी ज़रूरत है तो, अगर नहीं ज़रूरत है तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इस वाली स्टेप्स को स्किप कर देंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने वोलाटाइल सब्सटेंस को ऐड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने अदर इंग्रेडिएंट्स, यानी कि और भी अगर कुछ बचा हुआ है तो उसको भी ऐड कर लेंगे और सबको जो है आपस में मिक्स कर लेंगे। यानी अब हम लोग क्या करेंगे, अपने किसी और इंग्रेडिएंट्स, यानी कि अगर ज़रूरत है या फिर अगर प्रेजेंट है तो उन सबको ऐड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबको जो है आपस में मिक्स कर लेंगे, ठीक है, और हमारा एक स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। और इसको हम लोग जो है स्लरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो स्मूथ पेस्ट हम लोग बना लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, अब जो है हम लोग इस वाले मिक्सचर को जो है एक मेजरिंग सिलेंडर में जो है ट्रांसफ़र करेंगे, और जितना वॉल्यूम हमें ज़रूरत है, यानी जितना हमें जो है सस्पेंशन की रिक्वायरमेंट है उतना बना लेंगे, उसमें क्या करके सफिशिएंट व्हीकल को ऐड करके। यानी अब हम लोगों ने देखो क्या किया, हम लोगों ने स्मूथ पेस्ट बनाया। हमारा सस्पेंशन पेस्ट तो होता नहीं है, हमारा सस्पेंशन तो जो है लिक्विड के फॉर्म में होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब हमारा जैसे कोई बड़ा सा मीजरिंग सिलेंडर है, ठीक है, और इसमें हमारी मीजरमेंट्स लिखी हुई है जितना ज़रूरत है, ठीक है, जैसे हमारा 1000 हो गया या फिर मतलब कितना भी, जितना हमें ज़रूरत है, 1000 लीटर वगैरह वगैरह। तो अब हम लोग अपने इस स्मूथ पेस्ट को इस वाले सिलेंडर में ट्रांसफ़र करके, और इसमें जो है हम लोग जो है अपना लिक्विड यानी कि व्हीकल जो है हमारा ऐड करके, और उसके बाद हम लोग अपने फाइनल सस्पेंशन को यहाँ पे प्रिपेयर कर लेंगे। अब बात करें हम लोग यहाँ पे इसकी पैकेजिंग और स्टोरेज के बारे में, तो इसको हम लोग जो है एक थिक कंटेनर में स्टोर करते हैं, ठीक है, जिसका माउथ यहाँ पे वाइड होता है, यानी कि उसका जो ढक्कन होता है वो यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए। और स्टोरेज की बात करें तो हम लोग इसको एक कूल ड्राई प्लेस में स्टोर करते हैं। और फाइनली बात करें हम लोग अपने स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशंस के बारे में, तो यहाँ पे बेसिकली इस टॉपिक का नाम होता है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम इन सस्पेंशन एंड मेथड्स टू ओवरकम, ठीक है, जैसा हमारा इमर्सन में था। तो यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग जब अपने सस्पेंशन को जो है स्टोर करते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह देखने को मिलती है, ठीक है, यानी कि सस्पेंशन हमारा अनस्टेबल हो जाता है। तो मतलब ये कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं और उनको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसमें हमारी जो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें हमारा केकिंग होता है, ठीक है, और कैप लॉकिंग, कलर चेंज, पीएच चेंज, रैपिड सेटलिंग। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को हम जो है सस्पेंशन की स्टोरेज में देखने को मिलती हैं।
तो इसको देखो हम लोग कैसे मतलब दूर कर सकते हैं और कैसे मतलब होती हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। अब जैसे बात करें हम लोग यहाँ पे केकिंग की, तो हम लोगों ने देखा था अपने लास्ट वाले लेक्चर में कि जो हमारा सस्पेंशन है उसमें जो है केकिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और स्पेशली जो हमारा डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होता है। देखो केकिंग होती तो फ्लॉक्यूलेटेड में भी है, डीफ्लॉक्यूलेटेड में भी है, लेकिन जो फ्लॉक्यूलेटेड में होती है वो हार्ड नहीं होती है, यानी बहुत आसानी से वो जो है दोबारा से रीडिस्पर्स हो जाती है। लेकिन जो हमारा डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होता है उसमें बहुत ही हार्ड सेडिमेंट बन जाता है, यानी बहुत ही हार्ड केक फॉर्म कर लेता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा सस्पेंशन जो है बेकार हो जाता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि हमारे जो स्मॉल पार्टिकल साइज होता है वो क्या होता है कि आपस में बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं, और उसकी वजह से बहुत ही हार्ड केक फॉर्मेशन हो जाता है। तो बात करें इसके प्रिवेंशन की, यानी हम लोग जो है इस प्रॉब्लम को दूर कैसे कर सकते हैं, तो अगर हम लोग अपने सस्पेंशन में फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट्स को ऐड कर दें, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये फ्लॉक्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो सस्पेंशन है उसमें हार्ड केक का फॉर्मेशन नहीं होगा। और वहीं बात करें हम लोग अपने सेकेंड स्टेबिलिटी प्रॉब्लम की, तो ये होता है हमारा कैप लॉकिंग। अब यहाँ पे देखो होता क्या है कि हमें पता है कि सस्पेंशन में हमारा क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स जो है डिस्पर्स्ड फेस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो देखो कभी कभी क्या होता है कि ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ये जो बॉटल का कैप होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर आके चिपक जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा सस्पेंशन जो है अच्छे से लॉक नहीं होता है। यानी इसको आप लोग ऐसे समझो कि जैसे ये हमारा मान लो सस्पेंशन है, ठीक है, ये हमारा सस्पेंशन है, ये हमारे सस्पेंशन की बेसिकली मान लो बॉटल है, ठीक है, सिरप। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो ये कभी कभी जो है आके यहाँ पे चिपक जाते हैं, ठीक है, यानी बॉटल की साइड में, यानी बॉटल की कैप का जो माउथ होता है वहाँ पे आके जो है ये चिपक जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, देखो हमारा जो अब ये मान लो हमारा ये ढक्कन है, ठीक है, सस्पेंशन का कैप है, ठीक है, तो अब ये क्या होता है, ये अच्छे से बंद नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, इसको हम लोग दूर कर सकते हैं बाई यूजिंग डिफरेंट व्हीकल्स कंटेनिंग सुक्रोज, ग्लूकोज एंड सॉर्बिटॉल। तो अगर हम लोग कोई ऐसा व्हीकल यूज करें, यानी ऐसा मतलब अपना सॉल्वेंट यूज करें, ऐसा लिक्विड यूज करें जिसमें हमें सुक्रोज, ग्लूकोज और सॉर्बिटॉल देखने को मिले, तो ये क्या करते हैं कि जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनको जो है आपस में बहुत अच्छे से मिक्स रखते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे सस्पेंशन से अलग होके हमारे मतलब हमारे बॉटल की माउथ पे जाके नहीं चिपकता है, और हमें जो है ये कैप लॉकिंग की प्रॉब्लम वगैरह देखने को नहीं मिलती है। और बात करें हम लोग यहाँ पे कलर चेंज की, तो देखो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो सस्पेंशन है, ठीक है, तो उसमें कुछ लाइट सेंसिटिव कलर मिक्स होते हैं, और अगर हम लोग जो है उसको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अपने किसी लाइट वाली एरिया में रख देते हैं, यानी कि मान लो सन के एक्सपोजर में हम लोगों ने रख दिया जहाँ पे धूप वगैरह लग रही है, तो वहाँ पे उसका क्या होता है, कलर यहाँ पे चेंज हो जाता है, और कलर चेंज होने की वजह से क्या होता है, हमारा सस्पेंशन जो है खराब हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं बाई कीपिंग द बॉटल इन अ डार्क प्लेस, और इसीलिए हम लोगों ने देखा था कि सस्पेंशन को हम लोग जो है कूल डार्क प्लेस में स्टोर करते हैं, ठीक है। और वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे पीएच चेंज की, तो देखो क्या होता है कि जब हम लोग अपने सस्पेंशन को बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रखते हैं, तो कभी कभी उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज कर जाती है, यानी बढ़ या घट जाती है, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो है हमारे सस्पेंशन का यहाँ पे पीएच चेंज हो जाता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने बफर्स को ऐड कर सकते हैं। अब बफर्स को तो हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में देख रखा है, तो बफर्स क्या करेगा कि उसके पीएच को यहाँ पे कांस्टेंट मेंटेन रखने में हेल्प करेगा। और फाइनली हम लोग बात कर रहे हैं रैपिड सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होता है, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि हमारे पार्टिकल्स यहाँ पे फ्लॉक्यूल्स फॉर्म कर लेते हैं, यानी कि आप लोगों को पता है कि जैसे हमारा ये फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन है, तो यहाँ पे जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे फ्लॉक्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है कि इसका वेट यहाँ पे बढ़ जाता है, जैसे हमारा फ्लॉक्यूल्स है तो वो यहाँ पे जो है भारी हो जाते हैं, और उसकी वजह से देखो ये बहुत तेज़ी से जाके नीचे बैठने लगते हैं, यानी रैपिडली यहाँ पे बॉटम में सेटल होने लगते हैं, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने सस्पेंशन को जो है हम लोग गाढ़ा बना सकते हैं बाई एडिंग विस्कोसिटी इनहैंसिंग एजेंट्स। देखो हमें सस्पेंशन तो फ्लॉक्यूलेटेड ही चाहिए क्योंकि वही हमारे काम का है, तो यहाँ पे हम लोग जो है अपने फ्लॉक्यूल्स को जल्दी से नीचे ना बैठे उसके लिए हम लोग जो है विस्कोसिटी इनहैंसिंग एजेंट्स को यूज कर सकते हैं, जो उसके विस्कोसिटी को यहाँ पे बढ़ा देगा, और जिसकी वजह से जो हमारा फ्लॉक्यूल्स है वो जल्दी से नीचे नहीं आएंगे और हमारा सस्पेंशन जो है स्टेबल रहेगा।